honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। आज के इस जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं सुशांत सरीन जी, प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय विषयों के समालोचक। आज आपने हेवी वेट नहीं बोला मुझे। आपने मौका कहा दिया, आपने पहले अपने आप ही बोल दिया। नहीं, आपका मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था। आप हर दम ये बोलते हैं, तो मैंने आपको पहले अभी तक बोला क्यों नहीं? तो सुशांत जी, वेलकम टू जयपुर डायलॉग्स। थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर। और अब आपके साथ है तो कुछ विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। बेशक। लेट अस स्टार्ट विद इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ओवर द नेक्स्ट, लेट्स से टेक अ स्पैन ऑफ 2-3 years। तो अभी भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो आपके हिसाब से कौन से हैं इन दी ऑर्डर ऑफ सीरियसनेस? संजय जी, मुझे लगता है कि सीरियसनेस तो हर एक की है। अब वो प्रायोरिटाइजेशन आप देख लीजिए जैसे भी करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उस पर एक डिनायल है राज्य सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा डिनायल आपको नज़र आता है। हम कोशिश ये हो रही है कि इसके ऊपर अच्छा सा पर्दा डाल दिया जाए कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है और वो आपको रोज़ बरोज़ नज़र आ रहा है पंजाब की सड़कों पे। और उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। एक खालिस्तानी रेडिकलिज्म, उसी में आप देखिए वो कल परसों दल खालसा का एक वो टेररिस्ट था जो पाकिस्तान में मरा, उसके ऊपर एसजीपीसी ने एक शोक संदेश दिया है टेररिस्ट को, और उसको उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया कि वो सिक्खी का नुमाइंदा था। अब वो सिक्खी का क्या नुमाइंदा था ये तो एसजीपीसी को ही पता होगा, लेकिन भारत सरकार चुप है उसके ऊपर, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं है। अकाली दल जो है वो टूट फूट का शिकार वैसे ही हो रखा है। अकालियों की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो एक पार्टी वहाँ पर एक लिहाज से कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ खड़ी हुई थी, जो शायद बाकी देश में उसका उस तरीके का रोल नहीं रहा, वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फिर चन्नी टाइप के लोग हैं जो पता नहीं कौन सी, मतलब वो दे प्लेइंग ऑन बोथ साइड काइंड ऑफ अ थिंग, और उनको क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो हैं क्लैरिटी वाले कांग्रेस के नेता, वो इतना उभर करके नहीं आ रहे। ऑल्दो राजा वारिंग और बाकी जो इस टाइप के हैं वो उनने एक पर्टिकुलर पोजीशन ली है, लेकिन बाय एंड लार्ज पंजाब इज़ अ बिग प्रॉब्लम। उसमें ड्रग्स भी हैं, टेररिज्म का खतरा भी है, रेडिकलिज्म का है, एक्सट्रीमिज्म का है, तमाम चीज़ें हैं। कश्मीर, एक लिहाज से कश्मीर में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल पिछले 15-20 वर्षों में शायद इतनी अच्छी स्थिति ना रही हो। बीच में एक पीरियड आया था 2004 के आसपास जो काफ़ी बेहतरी हुई थी वहाँ पर, लेकिन उसके बाद देयर हैज़ बीन अ स्लाइड। उसको 2019 से अगर आज तक आप कंपेयर कर रहे हैं, या 2014, 15, 16 के बाद अगर आप देखें तो 10 सालों में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 3 प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल उभर करके आ रही हैं, वो एक तो जम्मू में ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरीके से जो आतंकवाद है वो काफ़ी हद तक जम्मू में शिफ्ट हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद आपने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आपने उसको बिल्कुल एक लिहाज से कुचल ज़रूर दिया है, लेकिन वो दोबारा से उभर सकता है, और उसकी वार्निंग्स है हमारे पास। अब उसमें भी थोड़ा राजनीतिकरण हो जाता है कि एनसी के नेता जो हैं वो, क्योंकि 370 को उन्होंने अपना वो बना लिया है, मुद्दा बना लिया है, तो कि जी 370 अगर वापस नहीं लेके आए तो फिर देखना 1990 वाले हालात दोबारा से पैदा हो जाए। वो एमपी बोल रहा है, श्रीनगर वाला। जी।
वो अपनी जगह है, अब लेकिन वो एक प्रॉब्लम है वहाँ पर, और उसको आप पिछले 5 वर्षों में आप उसको एड्रेस नहीं कर पाए, कि जो वहाँ पर राजनीतिक बदलाव आना चाहिए था, जो आपने संविधान में जो रिफॉर्म्स किए 2019 में, उसके बाद जो एक राजनीतिक बदलाव आना चाहिए था वो हमारे को नजर नहीं आ रहा। तो एक वो प्रॉब्लम दूसरी है। तीसरी प्रॉब्लम आपको जो कश्मीर के अंदर नजर आ रही है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उस पर बहुत सारे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है, दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के इश्यूज हैं। वहां पर इश्यूज उभर करके आ रहे हैं जिसमें करप्शन के भी इश्यूज आ रहे हैं, और जो बातें सुनने में आ रही हैं ये सीधा राजभवन के ऊपर लोग निशाना साध रहे हैं, और उस चीज को एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो ये कश्मीर में ये मुद्दे उभर करके आ रहे हैं, और अगर आपने इनको एड्रेस नहीं किया, अगर आप उसी लय में बहते रहे कि यार सब अच्छा है, सब अच्छा है, हम तो चैंपियन है, हम तीसरी बारी जीत करके आए हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आप यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। तो ये तो दो बिल्कुल हमारे को नजर आ रहा है। तीसरा मुद्दा जो आपको इंक्रीजिंगली नजर आ रहा है बंगाल में आ रहा है, और कुछ हद तक जो उत्तर पूर्व के राष्ट्र हैं, खासतौर पर मणिपुर में। अब मणिपुर में अगर खबरों में कुछ नहीं आ रहा उसका ये मतलब नहीं है कि जमीन पे कुछ नहीं हो रहा, और मणिपुर में जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं अभी भी, और उस पर शायद उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी जा रही जिस तरीके से देनी चाहिए थी। कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए कि वहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी लेकर के आए। उसकी पेचीदगियाँ अपनी हैं, मैं उन पेचीदगियों में नहीं जा रहा, लेकिन वो है अपनी जगह। लेकिन बंगाल में भी हमारे को एक नज़र आ रहा है कि जो हालात एक लिहाज से पैदा हो रहे हैं, उसको बहुत लोग बोलेंगे कि या आप राइट विंग की बातें कर रहे हैं, आप संघी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। वो बातें तो लोग 85 करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा है कि बंगाल में जो एक तरीके की शह दी हुई है आपने मुस्लिम कट्टरपंथ को, उसको कोई उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। उसी के साथ साथ कि जिस तरीके की राजनीतिक जिसे आप कहें दमन वहां पर हो रहा है, कि अगर आप देखिए एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है वो जिस भी पार्टी को चूज करे। कुछ हद तक मनमुटाव होता है, कुछ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन जिस तरीके से आप खींच के लोगों को मार रहे हैं, जिस तरीके से आपने एक खुली शय दी हुई है, और एक तबका है भारत के अंदर जिसको नजर नहीं आता कि अगर तालिबान टाइप की पनिशमेंट दी जा रही है और उसको एक रूलिंग पार्टी का एमएनए डिफेंड कर रहा है, और उसमें आपके जितने दिग्गज पत्रकार हैं जो बाकी सब चीजों के ऊपर खून के आंसू रोते हैं, उस पर कोई तो हो सकता है क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो वहां पर सांसद बन गई हैं, हो सकता है उनके और कोई कॉन्टैक्ट्स हो सकता है कि उनको राजनीतिक तौर पर ये लगता हो कि यार इस मुद्दे को उठाएंगे तो शायद जो विपक्ष की राजनीति है उस पर सेंध लगेगी। आई डोंट नो, व्हाट एवर द रीजंस। हो सकता है कि वो ये समझते हैं कि इस तरीके का कट्टरपंथ जो है ये सेक्युलर है, लेकिन दूसरा कट्टरपंथ जो है वो कम्युनल है, तो हो सकता है वो भी हो। आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन, लेकिन जो हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं आजकल तो सांसद पति को यदि आप उनकी आलोचना करें तो भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। वो तो है, सांसद पति जो है वो दिल्ली में है, लेकिन एफआईआर करते हुए दर्ज हो जाती है। नहीं तो सी अच्छा खैर वो एक हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि दूसरे मुद्दे पे चले जाएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो आंतरिक सुरक्षा की जो नहीं है, दमन है, उसका एक राजनीतिक दमन है। क्योंकि यहाँ पर ये होता था कि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि जी देखिए आपने लोगों की आवाजें दबा दी हैं वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ आप भी वही काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, और 25-25 30-30 एफआईआर लोगों के खिलाफ फाइल कर देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आप डायरेक्टली किसी के ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं, डायरेक्टली आप एक डेफमेशन टाइप का कोई काम करते हैं या कोई गाली गलौज करते हैं,
बिल्कुल आप एक कानूनी प्रणाली में रहते हुए आप जरूर उस पर कदम उठाइए, लेकिन अगर आप एक एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, आप एक किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेशक वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो, उस पर आप लोगों के ऊपर एफआईआर अगर फाइल करना चाहें और जो प्रोसेस है उसको पनिशमेंट बना दें, तो फिर वो भी कोई डेमोक्रेसी और सिविल राइट्स और इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। लेकिन वो एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन ये बंगाल में जो स्थिति बनती जा रही है, मेरे ख्याल उसको मुझे तो नहीं लगता कि जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है वहाँ पर उस पर कोई बदलाव करेगी, लेकिन मुझे केंद्र सरकार का भी कोई मंशा नहीं लगती। वो भी ये शायद यहाँ पर ये सोच है कि भाई ये जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा रिएक्शन आएगा तो उसका हमारे को फायदा होगा। अगर ये आपकी राजनीति है तो फिर मुझे तो कुछ इस पे क्या कह सकता है आदमी। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर हालात आप देख रहे हैं कि फिसलते जा रहे हैं तो उसको काबू में लेना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और शायद वो जिम्मेदारी वो पूरी तरीके से निभा नहीं रहे। आइए इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में एक ज़माना था, मेरे ख्याल से 90s में एक ज़माना था कि आप महिमा मंडन आतंकवादियों का नहीं कर सकते थे, और आप करते थे तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता था। उस समय आप भिंडरावाले की तस्वीरें जो थे वो नहीं लगा सकते थे, जब लगाते थे तो तुरंत पुलिस एक्शन लेती थी। आज आप कुछ भी कर ले, खुली छूट है। और एसजीपीसी को भारत सरकार ने पूरी तरह से सिखों का प्रतिनिधि मान लिया है, जबकि वो संभवतः 20% से अधिक सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। क्योंकि बाई स्टैच्यूट इस सरकार ने, प्रेजेंट सरकार ने 2016 में एसजीपीसी एक्ट में संशोधन किया, और वो संशोधन करके सहजधारियों को उसमें से निकाल दिया। और उसके बाद से एसजीपीसी जो है आधिकारिक रूप से ऑफिशियली केवल एक तरह के सिखों की संस्था बन के रह गई, जिनका पूरे पंजाब के गुरुद्वारों पर कब्जा हो गया। आज की स्थिति यह है कि आपके जो मजहबियों के गुरुद्वारे अलग होते हैं, सहजधारियों के अब अलग होने लगे हैं, निर्मलों के तो पहले ही अलग होते थे, निरंकारियों के तो पहले ही अलग होते थे, नामधारियों के सबके सब अलग अलग हैं। लेकिन एसजीपीसी चुनाव के टाइम पर इनको सबको एक अम्ब्रेला दे देती है कि सब सिख हैं, और उसके बाद फिर वो केवल एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और केंद्र सरकार जो कि एसजीपीसी एक्ट की नियंता है, कंट्रोलर है, वो कुछ नहीं करती। बट अब देखिए ना, वो भी राजनीति थी ना, क्योंकि एसजीपीसी जो है वो अकाली दल कंट्रोल करता है सारी संस्था एक लिहाज से, और क्योंकि अकालियों के साथ आपकी वो थी अलायंस था, तो इसलिए आपने उस पर कुछ नहीं बोला। अब देखिए इसमें बीजेपी अपना पंडरा नहीं झाड़ सकती। बीजेपी, और ये मैं मानता हूं कि अकाली दल के साथ बीजेपी की जो अलायंस हुई थी पहले, वो एक अच्छी अलायंस थी, क्योंकि वो एक लिहाज से एक जिसे आप बोलेंगे एक हिंदू पक्ष और एक सिख पक्ष को एक तरीके से जोड़ते थे। ऑल्दो मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी सारे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती और अकाली दल सारे सिखों को रिप्रेजेंट करती, लेकिन फिर भी एक जो एक इम्प्रेशन जाता था वो ये आप मान सकते थे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आप इनको एक कंप्लीट ऐसी खुली छूट दे। और ये जो आज हम बोल रहे हैं कि खुली छूट मिली हुई है कि आप भिंडरावाले को लॉर्ड करें, आप दल खालसा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आप वाह करें, आप निज्जर जैसे टेररिस्ट की खालसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यूएपीए में प्रतिबंधित पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन ये जो निज्जर था उसको आपने किया, तमाम इन लोगों परमार तक को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन्होंने उसको भी वो किया है, उसकी बारे में भी बात की है। तमाम इस तरीके के लोगों की, जो एक और आतंकी, खालिस्तानी आतंकी मारा गया था पाकिस्तान में, अगेन आई एम फॉरगेटिंग द नेम,
उसके बारे में भी इन्होंने शोक प्रस्ताव वगैरह कुछ किया, भोग किया उसका। ये जो चीज़ है ये अभी पिछले 2-3 साल से नहीं शुरू हुई, ये अराउंड 2004-05 में ये शुरू हो गया था पंजाब में होना। और ये होना शुरू हुआ है जब अकाली दल और बीजेपी की साझा सरकार थी, ये उसके तहत होना शुरू किया। और ये बीजेपी के जितने नेता थे पंजाब के, ये चुप करके बैठे होते थे, इन्होंने कोई उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। इनका जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने भी कभी आवाज नहीं उठाई कि यार हमारी अलायंस खराब हो जाएगी। यार अलायंस तो दोनों तरफ होती है ना, ये तो नहीं होता कि अलायंस सिर्फ मेरी तरफ से है और आपकी तरफ से नहीं है। अलायंस में तो वो जो कोलिशन का धर्म है वो तो दोनों को निभाना है ना, ये तो नहीं हो सकता कि वो एक ही पक्ष की तरफ होगा। लेकिन ये तब से बात शुरू हुई और ये बढ़ते 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 अब यहां तक आ गई है। और अब इसको कैसे ओवरटर्न करेंगे, किसी के पास कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे ओवरटर्न करेंगे। किस बंदे को या किस तरीके की पॉलिटिक्स आपको वहां पर करनी है ताकि आप ये जो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है, वी आर बैक टू व्हाट वी वर इन द 1980s। जब 1980 में भी ये जब सब तामझाम शुरू हुआ था, 79-80 से वो शुरू होना शुरू हुआ, लेकिन 2083 तक आते आते वो एक लिहाज से एक चरम सीमा में पहुंच गया जब एक वो डीआईजी अटवाल थे, उनको हरबंदर साहब के बाहर उनका कत्ल किया गया। तमाम ये जो हरकतें होनी शुरू हुई, उस समय जो बातें हो रही थी वो ऐसे ही निरंकारियों के ऊपर अटैक हुआ, फिर वापस रिटेलिएशन हुई, ये सब जो तामझाम हो रहा था ये धीरे धीरे करके ही हो रहा था। और किसी ने सोचा नहीं था कि ये फिर वो रूप लेगा जो इसने लिया 80 के दशक में और 90s के शुरू में। लेकिन वो हुआ हमारे सामने, अब हम सब वो भूल गए हैं और वापस हम इन्हीं लोगों को पैंडर कर रहे हैं। तो मुझे तो इसमें कौन सी चाणक्य नीति है, क्योंकि यहाँ पर अब जब भी कुछ इस पे बात करो तो बोलेंगे जी इसमें चाणक्य नीति है, इसमें देखो जी ये मास्टर स्ट्रोक है। यार कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, जरा दिखा दो हमारे को, कौन सा है बता दो, समझा दो। मतलब मुझे ही नहीं समझ आ रहा। और ये संजय जी एटलीस्ट मेरे लेवल पे, मैं कोई बहुत ज्यादा, पंजाब इज नॉट रियली माई रिमिट, लेकिन पार्टली बिकॉज आई बिलोंग टू दैट स्टेट, एटलीस्ट माई फैमिली कम्स फ्रॉम देयर, अभी भी हमारा परिवार है वहां पर कुछ, तो वन लुक्स एट इट विद अ लॉट मोर पैशन। लेकिन मैं तो कम से कम मैं 4-5 साल से बोलते जा रहा हूँ यार बहुत से हालात खराब होते जा रहे हैं, इस पर प्लीज तवज्जो दें। लेकिन आप जिससे बात करें, नहीं यार स्टेटिस्टिक्स देखो, यार स्टेटिस्टिक्स डोंट टेल यू द स्टोरी। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देख के अपनी कहानी बना रहे हो, और जो शायद सरकारों में ये आदत है कि जी पावर्टी यहां पर आ गई, यार ठीक है आ गई होगी, लेकिन लोगों की जिंदगी पे कितना असर पड़ा, द लिव्ड एक्सपीरियंस एंड द स्टेटिस्टिक्स, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। और जो लिव्ड एक्सपीरियंस है पंजाब का, जिस तरीके का कट्टरपंथ वहां पर फैल रहा है, और जो आपके स्टेटिस्टिक्स है कि जी उसमें टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म के तहत जो क्राइम्स है उसमें तो कितने 8-10 क्राइम हुए हैं साल में। आई एम सॉरी, इट डज नॉट टेल यू द होल स्टोरी। यही प्रॉब्लम आपकी कश्मीर में, कश्मीर में भी आपको स्टेटिस्टिक्स थ्रो कर देंगे। पंजाब पे ही पहले रुकते हैं। आपने जो बात कही ना, स्टेटिस्टिक्स डोंट टेल यू द होल स्टोरी, द स्टोरी इज टोल्ड बाय अमृतपाल सिंह's रनअवे विक्ट्री। यस, अमृतपाल सिंह वो जो बेन सिंह का बेटा है। हाँ, बेन सिंह का बेटा। ठीक है, आप ये द स्टोरी वाज टोल्ड टू यू 2019 जब ये मान जीता था, और वो जीता भी उस सीट से था जो मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भगवंत मान की सीट थी। बाई इलेक्शन में संगरूर से जीता सर। तो दैट शुड हैव टोल्ड यू ना कि क्या हुआ है वहां पर, कि हवा किस तरह बहने। इस बार हार गया, चलिए ठीक है, बट द पॉइंट इज कि एक बहुत बड़ा तबका है वहां पर जो अब इस तरीके की चीज को बड़ा नॉर्मल समझता है। वो मोटरसाइकिल भाई, वो बिल्डर वाले नो चे गुएरा भी साला टेररिस्ट था, ठीक है। ये जो आजकल ये लेफ्टिस्ट है ना, वो चे गुएरा की टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं। एक समस्या ये भी है कि ये पिछली बातों से सीखने का प्रयास भी नहीं करते। जब वो पूरा जो इंसर्जेंसी चली थी 80s और 90s की,
उसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी किताब राजीव कपूर ने लिखी थी, और वो पूरी स्टडी की थी, प्रोफाइल ऑफ द टेररिस्ट। और उस प्रोफाइल ऑफ द टेररिस्ट में ये पता चला था कि 90% क्या 99% जो टेररिस्ट थे वो दे वर देयर ओनली फॉर द किक। Yeah. और उनको जो था वो किक चाहिए था, जो सुपीरियरिटी मिलती है, जो रिकग्निशन मिलता है, जो लड़कियों के साथ में वो बदसलूकी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ड्रग, ये सारे काम जो थे वो सारे ये थे। और उसमें ये रीड करते हैं कि साहब की ये रिलीजियस फीलिंग है। नहीं, सो मैं आपको एक और चीज बताऊं इसमें, इसी में अगर आप ये देखें, जो लुक एट जो पंजाब का म्यूजिक है, इट यूज्ड टू बी अपलिफ्टिंग म्यूजिक एट वन टाइम। ये जो म्यूजिक आना शुरू हुआ है, ये जटवाद, ठीक है, क्या है, क्या गन्स, गर्ल्स, ड्रग्स, फास्ट कार्स, गेड़ी, यही है ना इनका म्यूजिक। और क्या है इसमें, कौन सी कोई अपलिफ्टिंग इसमें बात की है इन्होंने? और गैंगस्टर्स उसको ग्लोरीफाई करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का कहना है ये है कि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं ये गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं, इनकी वो फंडिंग भी करते हैं वगैरह वगैरह, ये एलिगेशंस आ रही हैं। और वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज होता है वो सारा का सारा, कि भाई आपका अगर हिट हो गया म्यूजिक तो वो जो पैसा बनेगा वो आप पंप ऑफ कर दो या उसका इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें जो एक ज़माने में 80s के दशक में बॉलीवुड में होता था कि माफिया की इन्वॉल्वमेंट थी, वो भी है फैक्टर। इसमें ड्रग्स भी आ गई हैं, तो क्रिमिनलाइजेशन तो हुई है और उस ज़माने में भी थी। दूसरी चीज़ आपको जो रियलाइज करनी है कि इसमें ज़्यादा विच इज़ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो इसमें ज़्यादा पड़ रहा है, मोस्टली द जट सिख। जट सिख, अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन पंजाब। और मुझे ये याद है कि जब ये पंजाबी सूबा की एजिटेशन चल रही थी तो उस समय प्रताप सिंह कैरो वाज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। उनका एक फॉर्मूला उन्होंने अपेरेंटली निकाला था। उन्होंने बोला, देखो जब ये एजिटेशन होगी ना, तो जब हिंदू एजिटेशन करे तो उसको जुर्माना मत करो, उसको जेल में डालो, ठीक है, और जब जट एजिटेशन करे उसको जेल में मत डालो, उसको जुर्माना करो। कॉन्सेप्ट ये था कि जो हिंदू है उसके पास पैसा है तो वो आपको पैसा देके छूट जाएगा, वो जेल में नहीं जाना चाहता तो उसको जेल में डालो, दैट्स पनिशमेंट फॉर हिम। जो जट है उसको जेल से जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि जब वो कत्ल करता है और जेल में जा रहा होता है तो उसकी माँ रो रही होती है, तो कहता है माँ रो क्यों रही है, पिछली दिवाली घर बनाई थी, 9 अंदर 10वीं फिर बाहर। वो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जेल है। उसको जब जुर्माना करोगे दैट हर्ट्स हिम। सी आई एम टॉकिंग अबाउट 60s नाउ, बट आई एम सेइंग कि दैट इज, यू नो हाउ स्टेट क्राफ्ट इज डन। आपने ये भी कुछ, आपको पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि आप करना क्या है, कैसे इसको हैंडल करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब ये आप ट्रेंड नजर आ रहे हैं, सरकारों का क्या काम होता है, आप एंटिसिपेट करते हैं कि यार ये ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड अगर इस तरफ जाना शुरू हो गया तो ये कैसे बैकफायर करे। यू नेवर टुक एनी एक्शन, नोबडी वाज इवन इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि पैसा बन रहा था। अब पैसा बनना बंद हो गया क्योंकि वो स्टेट की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। इट यूज्ड टू बी अमंग द 5 richest states, इट्स अमंग द बॉटम 5 प्रोबेबली नाउ। कुछ भी नहीं बचा, इंडस्ट्री और ट्रेड, इंडस्ट्री सारी भाग गई वहां से। जो होलसम एलिमेंट था पंजाब का, इंडस्ट्री और ट्रेड, जो एंटरप्रेन्योरशिप थी, सब चली गई। आप किसी भी यंगस्टर को देखो, वो कनाडा जाके टॉयलेट साफ करने को तैयार है, पंजाब में रहने को तैयार नहीं है। क्यों? व्हाट हैव यू डन टू पंजाब? और वर द पीपल सिटिंग इन दिल्ली कंप्लीटली ब्लाइंड? उनको नजर नहीं आ रहा था हो गया रहे यार। आप सरकारों का क्या काम है? अब जैसे हम अगर बंगाल की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यार देखो ये हालात इस तरफ जा रहे हैं, ये सरकारों को एंटिसिपेट करना चाहिए ना कि अगर इस तरफ जा रहे हैं फिर इसको कैसे अरेस्ट कैसे किया, कैसे संभाला जाए इसको। आप ये कह दें कि नहीं जी वहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे तो फिर कुछ भी मत करिए आप, तो फिर आप केंद्र में बैठे क्यों है? there is an article 355 यस,
where the state government, the central government, casts a constitutional duty upon the union yes, and the union can instruct the state government to do certain things. under Article 256. Yes. So fifth. But if you don't want to use the powers given to you by the constitution, तरीके से करो. 5 साल हो गए चिल्लाते हुए. संजय जी, my point is, करना है. It should not be कि आपने किसी सरकार को गिराने के लिए करना है. मैं कहीं राजनीतिक कारणों से मत करिए. जो बंगाल में हो रहा है, प्रशासनिक पंजाब में हो रहा है, देखिए देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स. ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इससे अनभिज्ञ थे. दे वर वेरी वेल कन्वर्सेंट विद दीज इश्यूज. उन्होंने एक आर्टिकल 256 डाला है जिसमें आप जो भी नेशनल लॉज है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नेशनल लॉज में आपके क्रिमिनल लॉज सारे के सारे कंकरेंट्स की इस लिस्ट में आते हैं. नेशनल लॉज यू कैन इंस्ट्रक्ट, बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. देयर इज एन आर्टिकल 365 उसमें क्या लिखा है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए स्टेट ने, तो इट शैल बी कंस्ट्रूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन. उसका क्या इम्प्लीकेशन है? मैं तो कह रहा हूँ भाई कुछ मत करो, आप काटो मत, फुपकारो तो सही. पुरानी कहावत है. हाँ बिल्कुल सही बात है. तो भाई 256 में कुछ इंस्ट्रक्शन तो जारी करो. और उसमें भी मेक इट श्योर कि उसमें कोई देयर इज नो पॉलिटिकल एंगल. मतलब पॉलिटिक्स तो हर एक चीज में निकाल ही लेंगे लोग, लेकिन आपको जो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की नजरिए से वो काम कर रहे हैं. लेकिन करना तो पड़ेगा. अगर आप नहीं करोगे तो ड्रिफ्ट विल कंटिन्यू. अभी जो आप मुझे ये बताएं, जब जो लास्ट ये वाला नहीं, इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था बंगाल में, आई थिंक 2022 वाला 21, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, आप चुप करके बैठे रहे. आई एम नॉट सेइंग कि आप इसलिए एक्ट करो क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहा था. वो किसी की भी कार्यकर्ता के ऊपर हो इस तरीके का काम. अली बीजेपी के ऊपर नहीं हो रहा था, सीपीएम और कांग्रेस के ऊपर हो रहा था. मैं एज अ आर्ग्यूमेंट आई एम सेइंग कि सिर्फ बीजेपी के ऊपर हो रहा है इसलिए आप एक्ट कर रहे हो. मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए कि आप पोग्राम्स कर रहे हो ऑन पॉलिटिकल रीजन, आपने क्या किया? रिपोर्ट भेज दो, संविधान की शपथ ले लो, बंद कमरे में और ब्रेक अप. मैं बताता हूँ आपको, अभी जो ये भारतीय न्याय संहिता इन्होंने लागू की है, उसमें एक सेक्शन 152 इन्होंने डाला है. और उस 152 में इन्होंने ये प्रोविजन डाला है कि anybody who acts against the sovereignty or promotes secessionism, separatism, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस कानून में लाए हैं. जब आप इसको इस कानून में ले आए हैं, डाल दिया है आपने स्पेसिफिकली, गुड थिंग, वेरी गुड थिंग टू डू. तो why can't you instruct a state government to follow it? Article 256 allows you to do that. क्योंकि ये IPC या BNS जो है ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, जिसमें कि यूनियन का पूरा पावर है. जिसमें कंकरेंट लिस्ट में यूनियन का पावर जो है वो प्रिवेल्स होगा स्टेट गवर्नमेंट. क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए. वो खैर अभी आया है. बट द बॉटम लाइन इज, देखिए इशू इज नॉट कि आपके पावर है कि नहीं, वो भी एक इशू है. BSF को रोका गया है कहाँ? पंजाब में, बंगाल में, दोनों में. माई पॉइंट इज अ सिंपल वन. द क्वेश्चन, पावर इज अ नेसेसरी कंडीशन. यू हैव द पावर, ठीक है, बट टू बी एबल टू एक्सरसाइज इट एंड इम्प्लीमेंट इट इज द सफिशिएंट कंडीशन. बट आप नेसेसरी कंडीशन तो है, लेकिन आपको वो हिम्मत भी तो चाहिए कि उसको आप लागू भी करवाइए. पावर मांगते रहे कि हर चीज के लिए आप चाहते हैं कि हमारे लिए एक नया कानून बने. आपके कानूनी प्रणाली जो है उसमें इनफ प्रोविजन है कि आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं.
एम आई राइट? एब्सोल्युटली। ठीक है, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, हम तो नहीं रहे, आप एडमिनिस्ट्रेटर, Yeah. आप जो करना चाहें आप। इंदिरा गांधी ने खुद की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी थी, दरबारा सिंह को हटा के प्रेसिडेंट रूल लगाया था, इंदिरा गांधी ने खुद की गवर्नमेंट डिसमिस। अच्छा, उसमें ये हर बार ये बोल देंगे जी बुम्बई जजमेंट है, जी बुम्बई जजमेंट है। बुम्बई जजमेंट कोई एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं है, प्रोविजन है अभी भी, और बहुत ही है तो आप यू कैन टेक दिस थिंग बैक टू द कोर्ट एंड फाइट इट आउट कि जी ये ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। आप करना ही नहीं चाहते बिकॉज आपको ये डर है कि यार ये पता नहीं हम हमारे को लोग अनडेमोक्रेटिक बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। यार मैं ये नहीं कह रहा कि आप राजनीतिक द्वेष के करके आप किसी सरकार के ऊपर अड़ंगा लगाएं, उसको आप डिस्टेबलाइज, आई एम नॉट सेइंग दैट। मेरे बिल्कुल ये मेरी आर्गुमेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए आपको नजर आ रहा है कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का चैलेंज बनते जा रहा है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं विच नीड टू बी अरेस्टेड। आप उसके तहत आप ये कदम उठा सकते हैं। मैं मुंबई जजमेंट पे बोल देता हूँ। मुंबई जजमेंट एड्रेसेस ओनली अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। यस, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस? किस चीज को एड्रेस करता है? वो उसको एड्रेस करता है जब कि किसी पार्टी का बहुमत समाप्त हो गया हो। ऐसी दिशा में वो बोलता है कि बहुमत का परीक्षण जो है वो सदन के फ्लोर पे ही हो सकता है। इट डज नॉट एड्रेस इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन। ये सिचुएशन नहीं, कल को पंजाब पे ऊपर हमला हो जाए, सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, आप कहेंगे नहीं साहब मुंबई जजमेंट आ गया। बट अभी पिछले इतने वर्षों में क्या एक्सक्यूज लिया गया? दो चीजें बोली गई है ना, एक मुंबई जजमेंट बोला गया, राइट, और दूसरा सरकारिया कमीशन बोला गया। सब सरकारिया कमीशन इज नॉट बाइंडिंग। मुंबई जजमेंट हमने आपसे पढ़ा है। यू आर प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। आप मुझे मत बताइए ना, आप अपने दर्शकों को बताइए। बॉटम लाइन तो है वो ये है कि आप उसको एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप करना नहीं चाहते। बिल्कुल, दैट इज द क्वेश्चन, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। यू आर मेकिंग इट एज एन एक्सक्यूज। जब आप करना चाहते थे, जब आप में वो इच्छा शक्ति थी, जो आपने किया कश्मीर के अंदर, आपने कर लिया ना। एक बात और बताऊं आपको, 370 जब इन्होंने हटाया था, उसके बाद अगर उसके तुरंत बाद इन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाया होता ना, तो ये 400 क्रॉस कर जाते बहुत आराम से। और उसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन डेवलप की गई जानबूझ के, आई थिंक इट वाज अ ट्रायल बैलून विच वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। जो शाहीन बाग किया उसमें आप पीछे हटे, जो फार्म लॉज वाला वो एड्रेस हुआ उसमें आप पीछे हटे, तो इन्होंने तय कर लिया कि भाई ये जो है ये केवल ये मिट्टी के शेर है, ये तय करके। और ये जो आज जो सिचुएशन आई है वो संभवतः इसी वजह से आई है। कश्मीर में देखिए आप 370 के बाद, अपना दूसरा पॉइंट कश्मीर का है, 370 के बाद वहाँ पे कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा चला, उसके बाद ट्रैक 2 फिर से शुरू हो गई, दुल्लत डॉक्ट्रिन फिर से आ गया। और जो आप ये देखें कि कैसे कैसे आपने जमीयत इस्लामी कश्मीर बंद कर दी, JIH कश्मीर जो है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ JIH, हमारे जो हिंदुस्तान वाली है, इट वाज ऑलवेज अलाइड टू दी पाकिस्तानी जमीयतुल इस्लाम है। JI हिंद इस लाइन नहीं है। अरे ये पता नहीं आपको? चलिए ठीक है, दे आर सेपरेट। जमीयत इस्लामी JIH is separate. Sir, they are all separate. They are all separate, but they are not separate. तो एक मिनट में बता रहा हूँ, उसको इन्होंने बैन किया, हुर्रियत को बैन किया, लेकिन उनका जितना भी स्ट्रक्चर था, जो उनका नेटवर्क था मदरसों का, कायम है, मस्जिदों का, उसको किसी को टच नहीं किया, वो कायम है। और अपनी पार्टी और बना दी। नहीं तो आप ये बताइए कि इंजीनियर रशीद को किसने चुनाव लड़वाया? सर ये नहीं मेरे को पता, ये आपको बेहतर पता होगा। माई पॉइंट इज नॉट दैट। देखो अगर आप इस तरीके मैं तो इस तरह की बात कर रहा हूँ कि जैसे जिन लोगों को पनपाया गया
सी माई जो लोग वहाँ पे, आपने करप्शन की बात की है अभी कश्मीर की, सर मैं उस आई एम नॉट गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटी. माय पॉइंट इज अ वेरी सिंपल वन. जब आप इस तरीके की चालाकियां करते हैं ना राजनीति में, इट हैज अ वेरी बैड वे ऑफ बाइटिंग बैक. करेक्ट. ठीक है, ये मत करिए. मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में उठा पटक नहीं होती और चालाकियां नहीं होती, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर आपको चालाकियां नहीं करनी चाहिए. क्या आप जिहाद का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे. अगर आप ये समझते हैं तो फिर आप समझे ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है ना. अगर आप इतने अहमकों की जन्नत में हैं कि आप ये समझते हैं कि नहीं हम इनका हृदय परिवर्तन कर लेंगे, तो फिर आप समझे ही नहीं है कि चक्कर क्या है. मैं तो ये मानता हूँ. सी माई पॉइंट इज अ वेरी सिंपल वन. 370 आपने हटाया, बहुत अच्छा किया, मतलब उसमें कोई राय नहीं. हैट्स ऑफ, ठीक इसका कोई मुकाबला ही नहीं है. अगेन नेसेसरी कंडीशन. हाँ. ओके. अच्छा, वो उसमें 2-3 चीजें थी. एक, 370 चाहे ना चाहे वो एक सेंस ऑफ सेपरेटनेस क्रिएट, यस से वो हटाया, मैं बिल्कुल मानता हूँ. लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए था कि वहां पर जो एक राजनीति जो उसके ऊपर चलती थी, उस रनिंग विद दी हेयर एंड हंटिंग विद दी हाउंड वाली जो राजनीति थी वहां पर, वो जो चलती थी, उसको भी तो आपको चेंज करना चाहिए था कि यार ठीक है, ये बात अब खत्म हो गई है, अब हम मुख्य धारा में मिल करके चलेंगे, जैसे भी चलेंगे. और मैं यहाँ तक मानता हूँ संजय जी, अब बहुत लोगों को इस पे अचंभा होता है, मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर जो है वो एक तरीके का जिसे आप बोलते हैं कि नॉर्थ स्टार बन सकता है भारत के लिए. क्योंकि जो कश्मीरी मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं वो नॉट ओनली अ नेशनल एसेट, क्योंकि वो उनमें वो एक कॉम्प्लेक्स नहीं है ऑफ अ माइनॉरिटी, क्योंकि वो एक मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंस से आते हैं, उनमें एक माइनॉरिटी वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है. वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा, और बहुत उनमें से आपको बहुत ब्राइट लोग मिलेंगे, बहुत ज्यादा ब्राइट, वेरी टैलेंटेड पीपल. ये आपका एसेट है, इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए. इट शुड बिकम जिसे बोलते हैं ना मार्गदर्शक फॉर अदर पीपल. आप वहां की अगर राजनीति में आप प्रभाव डाल सकते, आपको वो प्रभाव डालना चाहिए था. अपने उसमें तो आप टोटली विफल हो गए हैं. तो वही वाले जो पुराने वाले थे, दे आर मेकिंग अ कमबैक, एंड उनकी जो राजनीति है वो अभी भी उसी पे चल रही है. वो जो ब्लैकमेल वाली जो राजनीति होती है, बिल्कुल. वो वापस आप अगर उधर ही जा रहे हैं, तो फिर ये जो कुछ किया फिर उसका क्या फायदा हुआ. तो मतलब अच्छा काम कर के भी, और फिर आपने जो एडमिनिस्ट्रेशंस बिठाई है कश्मीर के अंदर, उस पे जिस तरीके के, आई डोंट नो अब उनकी चार्जेस की वेरासिटी क्या है, कितने सत्य है नहीं है, आई डोंट नो. तो मैंने हटवाया बशीर अहमद खान. नहीं देखिए, और उनके जो चार्जेस थे करप्शन के, वो और ट्विटर पे ओपन करके अल्टीमेटली राइट टू मेक, आई डोंट नो, आई नॉट, तो मैं जानता नहीं तो, लेकिन माय पॉइंट इज कि मैं जो एडवाइजर्स लगाए इन्होंने. सर देखिए, भारत में ना अक्सर लोगों के ऊपर लोग चार्जेस लगा देते हैं, चाहे उसका कोई प्रमाण हो ना हो, बट माय पॉइंट इज नॉट दैट. वो तो सर मैं सुनिए ना, मेरा पॉइंट वो है ही नहीं. वो तो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं ऐसे. नहीं, मेरा वो इशू ही नहीं है. माय इशू इज अ डिफरेंट वन. माय इशू इज कि यार, अगर आपने जो वहां पर जो आपने गवर्नेंस का सिस्टम लगाया, सबसे पहले आपने एक ऐसे बंदे को वहां पर बिठा दिया जिसको कश्मीर का ना जे पता था ना के पता था. ठीक है, जब आपने 370 हटाया, 1 साल आपने वहां पर गवाया, ही हैड नो आइडिया. फिर आपने एक और बंदे को भेजा वहां पर, उनके ऊपर जिस तरीके की बातचीत हो रही है, या जो जंगल टॉक है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है. और अगर मेरे जैसे बंदे को ये पता है, तो आई एम श्योर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको भी पता हो. अगर उसके बावजूद आप उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे, उसको कुछ ठीक नहीं कर पा रहे, and you have a problem on your hands, boss. You need to fix it.
आप ये अगर समझे कि नहीं हमको कोई करने की जरूरत नहीं है, तो फिर जो होगा वो होगा, मतलब कि फिर उस पर कंप्लेन मत करिएगा। लेकिन देयर आर गवर्नेंस इश्यूज विच आर डेवलपिंग, और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, आपको जो नीचे से आवाजें उठ करके आ रही हैं उस पर आपको एक संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। ये नहीं है भाई, ये चीन नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा कि वहां से क्या आवाजें आ रही हैं, क्या कंप्लेंट्स आ रही है। और आप तो प्रशासन कर चुके हैं, तो आप जानते हैं ना कि एक विस्पर्स इन द कॉरिडोर होता है, जो सत्ता के गलियारे होते हैं उसमें एक फुसफुसाहट होती है। आप अगर उस फुसफुसाहट को नहीं सुन रहे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि सत्ता में हो गया रहा है। यू नो इट, द विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। बहुत अच्छी तरह से। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ नहीं बोल सकते, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सम एंड सब्सटेंस ये है कि जो कश्मीर वैली का जो एक नेशनलिस्टिक एलिमेंट था वो वापस अपने शेल में घुस गया। ये देख के कि उन्हीं लोगों को वापस लेजिटिमाइज किया जा रहा है जिन्होंने कश्मीर को इस हालत में पहुंचा है, बस। और अल्टीमेटली इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या हुआ? बीजेपी वहां से 3 सीट नहीं लड़ पाई। देखो यार, माय पॉइंट इज अ सिंपल वन। आप अगेन पॉलिटिकली स्पीकिंग, और बताता हूँ, पॉलिटिकल फॉल आउट पूरा नहीं बताया नहीं। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी तो नहीं लड़ पाई यार। कांग्रेस तो होती थी जब में भी बीजेपी की लीड जो है वो आधी रह गई, क्योंकि जगन्नाथ भी आप हार गए। सर जम्मू में भी आवाजें जो हैं आपको सुनना चाहिए ना। आपने जिस तरीके के लोग बिठाए हुए हैं और जिन लोगों की आप बात सुन रहे हैं यार, उसको देखो तो सही, मतलब डू दे इंस्पायर एनी कॉन्फिडेंस? भाई कि ठीक है, ये जो है आपके जो मंत्री भी है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जितेंद्र सिंह, ही इज अ गुड मैन, ठीक है, आई एम नॉट डाउटिंग हिज इंटेग्रिटी एंड ही इज अ गुड गाय। बट लुक, इट्स नॉट ओनली कि वो जो आपका एमपी है वो ही नहीं है भाई आपकी पार्टी। वहां पर आपकी पार्टी और बहुत कुछ है, उसमें बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और इंटरेस्ट हैं, और वो बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे हैं जो शायद आर वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस। आपको देखना चाहिए ना ये गवर्नेंस और स्टेट क्राफ्ट क्या होता है। आपको यही चीजें तो देखनी है कि आप दूसरा गलत ना करें, लेकिन आपके अंदर भी जो लोग बैठे हैं वो भी कुछ उल्टी सीधी काम ना कर रहे हो। आपको यही तो ये क्या यूएसपी क्या थी सरकार की? आपको याद है 2014 में आए थे तो सडनली, अब आई डोंट नो कितनी सच है, कितनी एपोक्रिफल स्टोरीज है वो, लेकिन वो सडनली होता था कि वो कोई एक मंत्री सडनली किसी उद्योगपति के साथ मिल रहा था या मिलने वाला था और उसको फोन किया कि ये क्या कर रहे हो तुम, जो सडनली एवरीबॉडी पाइप डाउन। दैट इज स्टेट क्राफ्ट ना, कि आपने सब कुछ नजर रखी हुई है, आपके पास लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बॉस अब ये हालात, ये चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे चलती आई है 70 साल से। अब यहाँ पर एक बदलाव आएगा, एक पारदर्शिता आएगी, हम एक ऑनेस्ट गवर्नेंस लेके आएंगे। उसमें गलतियां आपसे हो सकती हैं, ये मैं मानता हूँ, कोई भी इनफैलिएबल नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि खुदा आ गया जमीन पर और अब सब कुछ गलत नहीं होगा। गलतियां होंगी, जरूर होंगी, बड़ी बड़ी गलतियां भी होंगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। अगर वहां पर गड़बड़ है तो फिर वो गलती नहीं है, वो डेलिबरेट है। जी, बंगाल पे चले, मणिपुर पे चले। सर बंगाल मणिपुर मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानता नहीं, मैं तो थोड़ा एक डिस्टेंस से उसको ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन जो मेरे को नजर आ रहा है मणिपुर में तो हमारे को पता ही है कि क्या हालात है। अच्छा, मणिपुर भी छोटा स्टेट है, कॉम्प्लेक्स स्टेट है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटीज हमारे यहाँ पर लोगों को आइडिया इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं उसको आपको एक, यू हैव टू हैव सम डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज टू बी एबल टू डील विद इट। मतलब कि राजस्थान में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इट्स नॉट द सेम कॉम्प्लेक्सिटी एज इट इज इन से मणिपुर। अगर आप एक मॉडल गुजरात का या राजस्थान का मणिपुर के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी ठीक राह पे नहीं चल पाएंगे।
तो वहां पर जो इश्यूज हैं उसको somebody needs to empower to go. आई एम नॉट सेइंग कि आप गवर्नमेंट को सैक करें, मैं ये नहीं कह रहा भाई. अच्छा, एक तो भारत के अंदर ना अब ये हो गया है कि अगर आप किसी चीज पर एक सवाल उठाते हैं तो लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं. एक उदाहरण आपको देता हूँ, खैर ये सुरक्षा के साथ ही जुड़ा हुआ है. ये अभी बातचीत हुई अग्निवीर और अग्निपथ और इस सब के ऊपर. अब इशू मैं ये मानता हूँ कि उस स्कीम में, क्योंकि अब 1-2 साल हो गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिफॉर्म करने की जरूरत है. मैं तो ये मानता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि यार देख लो कैसे, हाउ इट इज प्रोसीडिंग. अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ ये इश्यूज है तो वी नीड टू स्टार्ट फिक्सिंग इट. उसमें कोई किसी की नाक नहीं कटती, कोई नाक नीचे नहीं होती, कुछ नहीं होता. आप एक नई चीज और बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज लेकर के आए. लेकिन ये कहना कि नहीं, भारतीय सेना जो है उसमें कोई रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो 1800 कुछ में अंग्रेज ने बनाई सिस्टम वही 21वीं सदी में भी चलेगा, 22वीं में भी चलेगा, 23वीं सदी में भी वही चलेगा. तो दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. There will be change has to be brought. लेकिन change, and I agree with people who say यार change ऐसा होना चाहिए कि आपके जो पोटेंशियल है या जो आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें. नो क्विबल्स अबाउट दैट, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि अग्निवीर अग्निपथ स्कीम में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो रिफॉर्म करिए, बिल्कुल करिए. बट लेकिन कोई अकल की बात करिए ना कि नहीं. अच्छा फिर क्या, नहीं तो ये तो आया भी था ना. आप पे नहीं देना चाहते, आप पेंशन नहीं देना चाहिए, तो आप जंग हार जाएंगे. पे और पेंशन से जंग का क्या ताल्लुक है भाई? ठीक है, आई एम सेइंग. और जो कुछ जनरल्स ने बात भी की है, कुछ बड़े बहुत सुलझे हुए जनरल्स हैं, यू नो, लाइक दिस गाय जनरल राज शुक्ला, सेंसिबल फेलो, सोचने वाला जनरल है. बट वन ऑफ द फ्यू रेयर जनरल्स हु इज जेन्युइनली एन इंटेलेक्चुअल फेलो. वो सोचता है, आगे की देखता है. You don't have to agree with him on anything, on everything, ठीक है. लेकिन he is a person जो you know एक थोड़ा विजन के साथ आगे. उसने भी यही कहा, उसने कहा कि यार देखो, we need to save money, we need to save money and we need to get more bang for the buck. भाई अगर हम 1 लाख रुपया खर्च करते हैं तो उसका जो हमारी क्षमता बढ़े वो उससे भी ज्यादा की बढ़े. हमको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए. वी ऑल्सो हैव टू सी कि वो जो एक पुराना जमाना था ना कि जी आप 10 लाख 20 लाख का लश्कर खड़ा कर दिया आपने. आज की दुनिया जो टेक्नोलॉजी आ गई है मिलिट्री अफेयर्स में, they would be sending them to a slot, they're sitting ducks, right? So you have to invest in technology, you have to invest in new things, you need money for that. वो पैसा कहाँ से आए? If you don't want to spend on defense, then you will not have security. How much should I spend on defense? 3% should be spent on. ये किसने बोला? मुझे कोई बताए ना. ये 3% of GDP. ये किसी ने कहीं पे अनुमान लगाया था कि 3% of मैं why not 5%? If your defense requirement, पाकिस्तान spends 8. सर नहीं सुनिए ना, नहीं खैर वो इतना 8 नहीं है. खैर पता नहीं, उनको ही नहीं पता कि उनके पास पैसा कितना और खर्च कितना करते हैं. उन पे बाद में आते हैं. लेकिन my point is maybe our point 8, that doesn't matter. There is no sanctity to 3%, 2%, 5%. अगर आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि आपको चीजें चाहिए और वो चीजें लेने के लिए आपको 4%, 5% खर्च करना, आप करिए. देन आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे. लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि क्योंकि आपको डिफेंस में ही खर्च करना है, क्योंकि you need the toys for the boys, तो you need to rethink how you want to. आपके पास लिमिटेड पैसा है और हर देश के पास लिमिटेड पैसा होता है. अनलेस आप अमेरिका है कि आप डॉलर छाप सकते हैं, सबके पास लिमिटेड पैसा होता है. आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपको ये देखना आपको क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, क्या टेक्नोलॉजीज करनी है जिससे आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें. Am I right? Does this mean that you need 3 naval aircraft carriers? If that is a must, go ahead, do it. Is it a must? Is it better to have 30 nuclear armed submarines or 3 aircraft carriers?
But that's a separate issue, right? I am not ruling one way or another. What I'm saying is, do you need 42 squadrons or can you do something similar with some other technologies? अच्छा, ये 42 squadrons 1960 में कभी किसी ने बोला था? आज तक 42 squadron, 42 squadron, 42 squadron, 42 squadron. यार 1960 का जो जहाज था उसकी कैपेबिलिटी जो थी और आज का जो जहाज है, स्पेशली जो जनरल जो 5th जनरेशन फाइटर्स आने शुरू हुए हैं या 4.5 वाले भी ले ले, मतलब कि देयर इज नो कंपैरिजन इन द कैपेबिलिटी ऑफ दोस एयरक्राफ्ट. अरे भाई 200 किलोमीटर तो उनकी मिसाइल्स मार करती हैं. डॉग फाइट का जमाना ही खत्म हो गया. डॉग फाइट का जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना. अब BVR आ गया तो डॉग फाइट का जमाना खत्म हो गया. अब आप अभी भी भाई, अब अगर हम जैसे वो, आप तो आर्म चेयर में बैठे हैं. हाँ, मैं बिल्कुल आर्म चेयर में बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आर्म चेयर में बैठा हूँ. आपने कभी ये नहीं देखा कि आपका जो सहयोगी है उसके सर पे गोली लगी? यार मैंने नहीं देखा, मैं फौज में नहीं हूँ. आप फौज में थे ना, आपने करियर चूज किया था ना, मेरे कहने पे तो नहीं किया था. आप ही को पसंद था, आपने ज्वाइन किया. अगर हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यार आई वॉन्ट माई सोल्जर टू बी मोर इफेक्टिव, लेकिन ये जो है कि आपका पेंशन बिल इज गोइंग टू, और मैं पाकिस्तान का आपको उदाहरण दूं भाई, इट्स गॉन थ्रू द रूफ, इट्स गॉन क्रेजी. मतलब दे कांट अफोर्ड इट एनी मोर. आप कब तक करेंगे उसको? कब तक आप उसको बचा कर? तो आपकी बात को ही तायद करता हूं मैं कि मनमोहन सिंह ने ही तो OPS बंद करके NPS लाया था. क्यों लाए थे? बिल्कुल, और वो सही चीज की थी. और सही चीज की थी. तो वही लोग जो कह रहे हैं कि हम OPS वापस लाएंगे, वही लोग ये कह रहे हैं कि साहब की आसेंशन बिल जो है वो बढ़ाते जाओ. बिल्कुल, आर्म फोर्सेस में भी कह दो सही. कुछ तो अंकुश लगेगा ना कहीं पे. तो यार आपको, अच्छा MP को क्यों मिलता है यार? एक तो मैग्नीट्यूड, एक फैलेसी ऑफ प्रोपोर्शंस भी होता है. भाई यार 2000 MP होंगे जिनको मिलता है, 5000 होंगे, आपके 20 लाख फौजी है यार. कंपैरिजन जैसे ही करते हैं तो आप एक जगह आप अरबों खरबों की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कुछ चंद करोड़ों की बात कर रहे हैं. आई एम नॉट से द प्रिंसिपल इज ओके, फाइन. आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू टॉकिंग ऑन द इशू ऑफ प्रिंसिपल कि या इट शुड नॉट ओनली बी आर्म्ड फोर्सेस, इट शुड डू मेनी अदर थिंग्स. फेयर इनफ, you can have a discussion, but the moment you raise an issue, वो जो कन्फ्लेशन की बात है, अब तो ये बोल रहा, अबे यार मैं नहीं बोल रहा भाई, सुन तो लो बोल क्या रहा हूं. बट तो अब यही चीज जब आप इसमें लेकर के आए कि बंगाल के ऊपर या मणिपुर के ऊपर कि क्या करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग डिसमिस द गवर्नमेंट. आई एम सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर. उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे, वो सरकार भी कुछ ऐसी नीतियां या कोई ऐसे इश्यूज कर रही होगी जिससे हालात शायद काबू में नहीं आ रहे, उनको भी पीछे हटना चाहिए. दूसरी पक्ष के जो लोग हैं उनकी भी अपने इश्यूज होंगे. आई एम नॉट जस्टिफाइंग मिलिटेंसी. अगेन आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं मिलिटेंसी. एक तो पता नहीं क्या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इतनी कम हो गई है. आई एम नॉट जस्टिफाइंग आर्म्ड ग्रुप्स, आई एम नॉट जस्टिफाइंग वायलेंस, सर्टनली नॉट. एंड वन पर्सन हु सेज कि किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी और के ऊपर आप कोई उंगल करें, मैं तो ये मानता हूं. लेकिन एक स्थिति बनी हुई है, आपको उस पक्ष को भी एड्रेस करना पड़ेगा, उनको भी लेकर के आना पड़ेगा. आपको ये मामला सुलझाना है. ये मामला 1 मीटिंग 2 मीटिंग 5 मीटिंग में नहीं सुलझेगा. यू नीड पीपल ऑफ गुडविल जो वहां पर जाके चीज को संभालने और आगे लेकर के चलने. सरकार भी रहेगी, वो भी रहेंगे, वो गुट भी रहेंगे, वो सब कुछ होगा, लेकिन इस मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि वहां पर कुछ स्थिरता आए. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मणिपुर में मामला है, ड्रग कल्टीवेशन है, म्यांमार का है, म्यांमार से इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल साजिशें हैं भाई, कंस्पिरेसीज हैं. वो अभी जो वो बात चल रही है जो शेख हसीना ने बात की है कि जी वहां पर कुछ वो चल रहे हैं कि वो अमेरिकी या मतलब आई डोंट नो उसकी वैरासिटी है, लेकिन क्रिश्चियन कंट्रीज बनानी है. तो बहुत सारी चीजें उसमें मिली जुली है. लेकिन somebody who is there needs to be focused on this कि इसको कैसे politically, socially, economically एड्रेस किया जाए. आप सिर्फ ये बैठ के कि नहीं यार हम तो वहां पर कुछ रिपोर्ट मत करो सब ठीक है, नहीं चलता ना ऐसे यार.
यही चीज बंगाल में आप मत करो, आप सब कुछ दबा दो, आप सबकी आवाजें बंद कर दो, आप मार काट करो, वहां पर लोगों के खिलाफ केस कर दो, उससे हालात सुधरेंगे नहीं। हालात जो बिगड़े हुए हैं वो बिगड़ते ही रहेंगे। तो यू नीड टू फिक्स दैट यार। आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल। अब मेरे ऊपर अगर किसी ने केस किया तो आप वकील बनेंगे। हाँ वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। बाद में कुछ ऐसा बोला तो नहीं है आज तो यार ये भी है, ये कुछ जस्ट गॉन क्रेजी यार। ये ऐसा नार्सिसिज्म जो आ गया है ना लोगों में, मतलब ये आई कांट अंडरस्टैंड इट एनीमोर। लेट्स डिस्कस द इंटरनेशनल सिचुएशन और भारत कैसे उससे डील कर रहा है। तो अभी जो हमारे अंकल सैम की जो सिचुएशन चल रही है, क्या दिख रहा है आपको? यार पता नहीं, उन खुद पता नहीं इनकी क्या करना चाहते हैं अपने साथ। मतलब कि आप ये देखिए ना कि एक स्टिल द सोल सुपर पावर, चैलेंजेस उनको बहुत हैं। अब आज से 15 साल पहले अनचैलेंज सुपर पावर थी। अब तो डॉलर के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। नहीं यार, अब वो आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो डॉलर के प्रीमेच्योर डिक्लेरेशंस ऑफ द डेथ ऑफ डॉलर। बात भी नहीं है, और सऊदी अरब ने वो डिनोमिनेट नहीं हुआ भाई, डिनोमिनेट करना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा haven't renewed the ऐसा कुछ नहीं है। renewed the नहीं, mistaken on that. Not entirely correct. The bottom line is that there will be pressures. There are going to be strains. But the America is not what it was 20 years back in terms of its comprehensive national power. America is not what it was, partly because America has degraded itself. अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है अमेरिकियों ने। ये जो अपना वोकिज्म लेकर के आए हैं और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया है वहां पर, कि अमेरिका में तो अब बहस क्या है? अमेरिका में बहस ये थोड़ी है कि कैसे दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखना है। अमेरिका में बहस ये है कि संजय जी आपके प्रोनाउंस क्या है। अमेरिका में तो ये बहस है। और अगर आपके प्रोनाउंस किसी ने गलत बोल दिया तो यू आर अ हेट मॉन्गर, आपके ऊपर जेल की सेंटेंस होगी। ये कनाडा में भी यही है, ये ट्रूडो महाराज जो कर रहे हैं। तो इस तरीके के आप जब कानून बनाएंगे, इस तरीके की वाहियात चीजें आप करेंगे कि आप जाके चोरी कर लीजिए, अगर $1000 से कम की चोरी है तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आप जा सकते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कर रहे हैं। आप रोकिएगा नहीं। आप दुकानदार को बोल रहे हैं कि लोगों ने दुकानें बंद करके निकल गए वहां से। भाई आप कुछ कोई कल से आपने टोटली पागल है कि आप वोट देंगे तो आपकी सिटीजनशिप नहीं पूछ सकता कोई। तो बताइए आप कैसे? लुक एट द वे दे सो वो तो अपने आप को डिग्रेड किया है। देखिए अमेरिका, अगेन a lot of people have written premature obituaries अमेरिका की। अमेरिका खत्म हो गया। अमेरिका में अभी भी बहुत दम है। एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी अभी है, ऑल्दो वो काफी हद तक डिग्रेड हुआ विद दिस पॉलिटिकल करेक्टनेस और वो सब कुछ जो है, लेकिन अभी भी वो दे कैन कम बैक, बाउंस बैक, क्योंकि जिस तरीके की शायद रिसर्च और जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज अमेरिका के पास है, मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई भी। लीडरशिप डजंट मैटर। I said they can still bounce back, but they need leaders. Now, what is the offer? What is on offer? Biden, or there is a man who, at least on the face of it, looks like he's suffering from dementia and, senility. There is one candidate, वो है, और उसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, और वो जो ये आप वो जो कॉन्स्पिरेसी नॉवेल्स में नहीं पढ़ा करते थे कि एक क्लीक है जो एक बंदे को खड़ा कर दिया और उसको पीछे से उसकी डोरें खींच रहे, या तो एक वो वाला सीन है। भारतीय इतिहास पढ़ा है, औरंगजेब के बाद एक सैयद ब्रदर्स हुआ। हाँ, ये सैयद ब्रदर्स वाला। और उधर तो ये है ना, उधर तो ये इस टाइप के वो उसको तरह तरह के नाम देते हैं ऑफ दोज ग्रुप्स जो स्पाई नॉवेल्स वगैरह में, थ्रिलर्स में आते हैं। तो उस तरीके का कुछ नजर आ रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ ट्रम्प सरकार है। अब वो ट्रम्प सर जो हैं वो ही इज वेरी एराटिक, दैट्स द प्रॉब्लम विद हिम। कोई एक होता है ना कि यार ठीक है, यू कैन बी टेकिंग वेरी टफ स्टैंड्स, एंड आपकी जो भाषा है वो शायद ऐसी हो जो नॉर्मली, ऑल्दो जो ट्रम्प की भाषा है ना, आप जो नॉर्मल एक अमेरिकन, एवरेज अमेरिकन गाय
उसकी वो उस तरीके की भाषा, वो इस तरीके से बात करता है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई यू नो ही इज एन एलियन इन दैट सेंस। तो वो कोई, अब वो जिस जो एक, he never gets along with his staff. but that is a lot of American businessmen are like that. They're in your face. They are blunt. They will tell you on your face, I think you're an idiot. Yes. That's part of an American cultural thing, you know. और बहुत जो मास है वहां पर इस टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। माई इशू इज नॉट दैट, माई इशू इज कि पॉलिसी इरेटिकनेस जो है वो उसमें नजर आती है। और दूसरी चीज ये कि यार, एक चीज है कि आप एक नॉर्मल बिजनेस डील कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आपका जो लहजा है वो बहुत अलग टाइप का हो सकता है। लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के डोमेन में आते हैं तो फिर आपका जो तरीका है लोगों के साथ पेश आने का, इट हैज टू कंफॉर्म टू सर्टेन नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स, जो ट्रम्प में नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो उसके अपने रेपरकशंस होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी कोई स्प्रिंग चिकन नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना। दूसरी तरफ भी एक ऐसा आदमी बैठा है जो who will not take kindly to it। वो शायद आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन फिर वो पीछे से करना शुरू करेगा जो भी अपना उसने तामझाम करना है। तो अल्टीमेटली दैट इम्पैक्ट्स अमेरिकाज ब्रांड इक्विटी। तो अमेरिका तो उसमें फंसा हुआ है अभी। और दूसरी बात जो बहुत पहले से कहते आए हैं, किसिंजर ने बड़ी अच्छी तरह से की भी थी कि भाई इट इज वेरी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। तो ये जो सारे फ्रेंड हैं पूरे, इनके जो नेटो एलाई हैं, दे आर फाइंडिंग टू देयर कॉस्ट। यूक्रेन वॉर शुरू करके पूरे यूरोप को इसने खत्म कर दी। और यूरोप में जो राइट विंग राइज हो रहा है कॉन्टिनेंटल यूरोप, देखिए वो कॉन्टिनेंटल यूरोप में राइट पार्टली किया हुआ काम है, पार्टली इकोनॉमिक रीजंस है। इकोनॉमिक रीजन से यूक्रेन वॉर से आए। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, पार्टली इकोनॉमिक रीजंस है जो जिसका एक यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा एक फैक्टर। रशिया से पंगा लेना ही लेना है, क्यों लेना है, जरूरत नहीं थी, क्यों लेना है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये जो गोरों में एक ये जो इनकी टेंडेंसी है ना कि हर जगह हमारा सिक्का चलना चाहिए, हम जो बोले आप वो करें। क्यों करें यार, हम हमारी अपनी तरीका है काम करने का। मैं अपनी तरीके से सोचता हूँ, मैं अपने तरीके से अपना देश चलाऊंगा, मैं आपके तरीके से क्यों चलाऊं भाई। आपको प्रोनाउंस का चक्कर पड़ा हुआ है तो मेरा नहीं है ये। दिस इज नॉट माई इशू, इट्स नॉट माई इशू कि प्रोनाउंस क्या होने चाहिए लोगों के। इट्स नेवर बीन माई इशू, ठीक है ना। आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं ये। आई एम नॉट गोइंग टू बाय। इनका ये है कि हम जो बोलते हैं वही सब कुछ करें, तो वो बात चलेगी नहीं। एक तो ये, और यही चीज इन्होंने रूस में करने की कोशिश की। यार अब रूस में डेमोक्रेसी है नहीं है, जैसी भी है चलने दो उसको, मतलब कि आपको वहां पर उंगली करने की क्या जरूरत है। ये इन्होंने भारत में भी, भाई भारत में भी जो जिस तरीके की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और मेडलिंग इन्होंने की है, ऑब्वियसली बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, कोई मानता थोड़ी है ये। लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा जिस तरीके के इनके इंस्टीट्यूशंस ने जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकाली, ये जो भारतीय कुली काम करते हैं इनके यूनिवर्सिटीज में, उनसे जिस तरीके की चीजें लिखवाते हैं, ये वही वाले कुली हैं। इनकी यूनिवर्सिटीज में जब ये पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहे थे और इनको ये लगा कि अगर हम उनका समर्थन करेंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है, वहां पर चुप बैठे रहे, कोई कमेंट नहीं किया। भारत के ऊपर बड़े करते हैं। अच्छा, इनसे कोई ये पूछे कुलियों से कि यार तुम अमेरिका चले गए, तुम रूस की बात करो, तुम चीन की बात करो, तुम इतने बड़े विद्वान हो, तुम उनकी बात करो ना। रो पिट के तुम वापस भारत पे आ जाते हो क्योंकि तुम्हारी रेलेवेंस अभी भी भारत से ही है। तरह तरह के इंडेक्स बनाते हो, तरह तरह के इंडेक्स बनाते हो। तुम्हारे को वैसे कोई पूछता नहीं है वहां पर, ठीक है ना। वैसे तुम्हारी कोई औकात नहीं है क्योंकि ना तुम्हारे को इकोनॉमिक्स में कोई कुछ पूछता है, ना तुम्हारे को स्ट्रैटेजी में कोई पूछता है, ना किसी और चीज में आपसे कोई पूछता है। और जिनसे पूछते हैं वो इन चीजों पे कमेंट नहीं करते। जिनसे
कोई जिनका रेलेवेंस ही भारत पे है, और भारत को गाली दो तो आपका रेलेवेंस है, भारत की बढ़ाई करोगे तो आपका कोई रेलेवेंस नहीं है। आप भारत को गाली दोगे तो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, और अगर आप दुनिया के टॉप मोस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमी के विद्वान हो लेकिन आपने भारत को कोई गाली गलौच नहीं किया कभी, तो आपको कभी नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज। वो तो हमें भी पता है कि इकोनॉमिक्स और लिटरेचर तो ये तो दोनों पॉलिटिकल प्राइजेस हैं, हर एक इकोनॉमिक लिटरेचर एंड पीस these three। तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज वाली प्राइजेस तो फिर भी रीजनेबल है, हालांकि साइंस में भी आजकल बहुत सारी गेट कीपिंग आ गई है, वो अलग चीज़ है। हाउ इज इंडिया डीलिंग विद दिस? व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ डॉक्टर जयशंकर? No, I think he's a very bright guy. There's no doubt about it. I think he's a very smart fellow. देखा, आपको some things you can control, ठीक है, जहां पर आप के पास ये ऑटोनॉमी होती है कि आप उसको मैनेज करें, आप अपनी पॉलिसी इस टाइप की बनाएं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दैट इट्स अ गिवन सिचुएशन where you have to deal with the situation as that exists. तो आपको दोनों तरीके से मैनेज करना पड़ता है, ट्रेवर्स करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत सारी चीजें कर भी सकते हैं लेकिन फिर दो शुड ट्रांसलेट इनटू नेशनल पॉलिसी। अब आप फॉर एग्जांपल आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स की कोई बात करें, मैं आई एम नॉट कोटिंग अबाउट एनीथिंग इन पर्टिकुलर, लेकिन आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स की आप कोई पहल करें, दूसरी साइड आपसे कहे कि अच्छा आप अपनी टीम भेज दें, लेकिन आपकी टीम में जिस आदमी ने जाना है उसको 3 महीने पहले लगता है क्योंकि आपका बाबूडम जो है उसको क्लियरेंस ही नहीं दे रहा। अब 3 महीने तो कोई वेट नहीं करेगा ना। दीज डिसीजंस हैव टू बी टेकन फास्ट। आप जब अपना सिस्टम आपका कोप अप नहीं कर पाता तो फिर आप वो विदेश मंत्री को तो नहीं उसका दोष दे सकते। आपका अपना सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए ना कि वो भी सीमलेसली उस पर रिस्पॉन्ड करे इनिशिएटिव्स में। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को अपने मित्रों से पता लगती हैं कि सिंपल चीजों के लिए आपको फेस टू फेस एक इंटरेक्शन करना है, आपको जाना है, आपको 3 महीने तक आपको वीजा ही नहीं आएगा, मतलब क्लियरेंस नहीं आएगी कि आप जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी अफसर हैं तो आपको क्लियरेंस की जरूरत है। अब आइडियली तो इट शुड कम विद इन 24 आवर्स। कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो डिसीजन ले, आप जाइए। फिर आपको ये है कि तो उल्टा होना चाहिए एक्चुअली, इसमें तो आपके तो आपकी एक और प्रॉब्लम है भैया, एक नेगेटिव लिस्ट बना दो, ये लोग भी जा सकते हैं, बाकी सबको नहीं। आप एक हैव अ बेटर सिस्टम कि आप मुझे बताएं कि भाई मैं इस देश में ये इनविटेशन है, इसके लिए मुझे जाना है, 4 दिन के बाद मुझे जाना है, आप मुझे जितनी जल्दी क्लियरेंस देंगे ताकि मैं जा सकूं, ठीक है। इट शुड हैपन विद इन 24 आवर्स। ईमेल का ज़माना है, आपके इंटरनेट का ज़माना है, तो आपको कोई स्नेल मेल से भी नहीं भेजने की ज़रूरत। भाई यू कैन वर्क थिंग्स अराउंड, यू कैन मेक सिस्टम्स व्हिच डू इट। अच्छा, वो आप पहले परमिशन लेते हैं, फिर वो परमिशन आती है, फिर वो परमिशन आएगी कि आपका पर डीएम इतना होगा। अच्छा, वो कार्ड क्लियरेंस होगा। हाँ, फिर अच्छा, फिर वो तो आप जानते थे, अब आप प्रशासन में रहे तो आप तो अच्छा, फिर आप कौन से जहाज से जा रहे हैं? आप प्राइवेटली भी जाना चाहे तो भी परमिशन चाहिए। तो बट लेकिन आप जहाज कौन सा लेंगे, क्लास क्या होगा? भाई यार डरने की बात करने जा रहा है यार, वो जाने दो उसको। तो बट सो दिस इज अ बिग 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 प्रॉब्लम। बट आई थिंक बाय एंड लार्ज वो पुराना जमाना जो, देखो, बाय एंड लार्ज आई विल टेल यू समथिंग। देखिए 30 साल पहले व्हेन आई जस्ट गॉट इनटू सर्विस, तो मेरे को कहीं पे मैं एक बार गया विदेश, शायद दुबई तक गया था साहब। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा पूरा ऑफिस वहां लाइन लगा के खड़ा हुआ है बधाई देने के लिए कि साहब आप विदेश जा रहे हैं, बधाई देने आए। अरे आई लॉस्ट माय हेड। मैंने कहा क्या मजाक कर। अच्छा, मैं आया वो तो मेरीन इंजीनियर, मैं तो आईएएस में आने से पहले कोई 25-30 कंट्रीज घूम चुका था, तो मुझको तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही है। लेकिन देन आई रियलाइज कि भैया कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि टूर मिला है। टूर मिला है। और वो
अभी तक जो है 30 साल बाद इकोनॉमी ओपन होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, बाबू राम का जो दिमाग है वाह वो वाह, उसी तरह चल। इट्स अमेजिंग यार। और उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हमने किया, बट यू नो ऑन टू कम बैक टू, और हमारा कोई कल्चर अपना बदलना चाहिए यार। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये जो आप सारे आईएएस वाले होते हैं, ये अपनी सीट के पीछे सफेद तौलिया क्यों लगाते हैं? उसका नहीं हिस्ट्री है। हाँ वो क्या होता था पहले जो है ना, आज से 50 साल पहले तो गर्मी बहुत होती थी, तो वो पीछे पसीना आ जाता था, तो वो पसीना जो है वो तौलिया सूख लेता था। अब सब जगह एसी लगे हुए हैं, लेकिन तौलिया वही है वो। अमेजिंग यार। और इतनी जीनियसली उस तौलियों को लगाया जाता है ना, और इट लुक्स सो बैड, आई कांट टेल यू, बट वो तौलिया हर जगह होता है। मंत्रियों के दफ्तर में भी होता है, अधिकारियों के दफ्तर में भी होता है। समझ नहीं आया था मुझे आज तक। अच्छा नाउ इट फॉल्स इनटू प्लेस के अच्छे इसलिए लगाया जाता है। दिस वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन जो आप लोगों ने की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब तो उसके बाद कूलर आ गए। तब तो पहले खाली पंखे चला करते थे, फिर कूलर भी आ गए। जब कूलर में भी खैर पसीना तो नहीं जाता है, तो चलिए तब तक भी ठीक था। अब कोई ऐसा मतलब अब तो जो है वो बाबुओं के भी दफ्तरों में, वहाँ पे भी जहाँ बाबू बैठे हैं एसी वहाँ भी एसी लगने लगे। लेकिन तौलिया भी तौलिया का स्टेटस सिंबल। अमेजिंग। गाड़ियों में तौलिया होता है, दफ्तरों में तौलिया होता है, हर जगह। गाड़ियों का भी बताऊं आपको, हाँ। भाई 2000 यानी कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी तक में जब हम ऑब्जर्वर के रूप में जाते थे, इलेक्शन कमीशन हमको ऑब्जर्वर भेजता था चारों तरफ, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते थे कि द ऑब्जर्वर शैल बी प्रोवाइडेड विद एन एम्बेसडर नॉन एसी व्हीकल। नॉन एसी। हाँ तो ये मैंने भी सुना है। ये जब इन सम स्टेट्स हाँ, दे यूज्ड टू से साहब हमारे यहाँ नॉन एसी होती ही नहीं है, है। हमारे यहाँ नॉन एसी कोई गाड़ी है ही नहीं, हम नॉन एसी कहाँ से दे? तो उन्होंने कहा भाई देख लो, नहीं पता चले कल हमारे ऊपर। नहीं साहब यहाँ तो यही है, देयर इज नो ऑप्शन। अच्छा जब आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 90s, मिड 90s, तो हमारे कुछ दोस्त यार होते थे आपकी सर्विस वगैरह में, तो एक दो बारी वो मेरे यहाँ आए कि यार हमारे को ये प्रिंट आउट वगैरह, ये लेटर वगैरह टाइप करनी है, प्रिंट आउट वगैरह लेना है। तो ऐसे यार तुम इतने बड़ी बड़ी मंत्रालय में हो, तो वाई कांट यू डू इट आउट देयर? बोलते नहीं, देखिए हमारे यहाँ पर भी है ना, हायरार्की के हिसाब से सॉफ्टवेयर एलोकेटेड है। ये वो जमाना था जब विंडोज 3.1 आया था, विंडोज 95, विंडोज 3.1। तो ये था कि वो एक लेवल जो आई थिंक एलडीसी यूडीसी वाला जो था वो यूनिक्स सिस्टम यूज करता था, उससे ऊपर अंडर सेक्रेटरी तो जा वो एक वर्ड स्टार का सॉफ्टवेयर यूज करता था, उसके ऊपर कुछ और लोटस वोटस यूज करता था। उसके बाद जब आप जॉइंट सेक्रेटरी या नवाब होते थे, तब आपके पास विंडोज का सॉफ्टवेयर आता। यू नो, इंडिया सर्वाइविंग ब्यूरोक्रेसी इज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये जिस तरीके की हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, बाप रे बाप, त्राही कर दे आदमी यार आपके लोगों के सामने, बहुत सीरियसली जबरदस्त। But anyway, we talk about foreign policy. But look, so I think let's just go back to foreign policy. I think इसमें ये जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि एक थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे को जरूर नजर आती है। देखिए, एक तो ये है कि ये पुराना वाला जमाना नहीं है कि एक सर्टेनिटी थी दुनिया में, एक स्थिरता थी, आपको पता था दुनिया किस तरफ है। चीन इतनी उभरती हुई पावर उस समय शायद नहीं थी जितनी अब है। चीन से जो आपको चुनौतियां थी वो भी नहीं थी। रूस के हालात अब पिछले 8-10 साल में बेहतर हुए हैं, लेकिन उससे पहले रूस बिल्कुल एक लिहाज से तितर बितर टाइप ही हो गया था। आपके जो दुनिया का जो बेसिकली जो स्वरूप था वो पिछले 10-15 साल में बहुत बदला है, और आगे 10-15 साल में बहुत तेजी से बदलेगा। जिस तरीके की नई चुनौतियां आ रही हैं, जिस तरीके के नए समीकरण बन रहे हैं, एक बहुत डायनामिक दुनिया हो गई। ये वो वाला कोल्ड वॉर वाला ज़माना नहीं था कि दुनिया दो
गुटों में बटी हुई है, इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। मेरे ख्याल उस कॉम्प्लेक्सिटी को डॉक्टर जयशंकर ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, समझा भी है, हैंडल भी किया है। कि जो भारतीय विदेश नीति है उसमें आपने भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए, जो हम पहले शायद उस समय भी कोशिश तो यही रहती है विदेश नीति की कि आप अपने राष्ट्रीय हित प्रोटेक्ट करें, लेकिन आप मॉरलाइजिंग बहुत करते थे। अब हम मॉरलाइजिंग उतनी नहीं करते, मोर रियलिस्टिक, मच मोर रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। ठीक है ना, कि जो यार जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे को चलना है। अब उसमें अगर हम रूस के साथ हमारे को अपनी दोस्ती बनाए रखनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से अपनी दोस्ती तोड़ देंगे, और अगर हम अमेरिका से दोस्ती बना रहे हैं तो हम रूस के साथ अपनी दोस्ती तोड़ेंगे नहीं। हम कोशिश यही करेंगे कि जहां तक पॉसिबल होगा दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे, जो हमने किया। अब उसका असर शायद अमेरिका के ऊपर भी पड़ा, जिनको पसंद नहीं आया, क्योंकि अमेरिका की ये आदत है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप पूरी तरीके से हमारे साथ हैं और आप फिर किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में वो जो बोलते हैं इनफिडेलिटी को करते हैं, लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन में या अपनी राष्ट्रीय जीवन में वो इनफिडेलिटी को पसंद नहीं करते। तो वो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ ही रहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये तो नहीं होगा। हमारे लिए रूस की एक अहमियत है और उसको हमने बरकरार रखा। चीन के साथ हमारा झगड़ा है, लेकिन हमने उसको भी एक तरीके से काबू में रखने की कोशिश की है। झगड़े को एक सर्टेन लेवल से आगे बढ़ने नहीं दिया। हम अपने पोजीशन से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने झगड़े को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, और हमने एक एंगेजमेंट का प्रोसेस भी रखा, विच इज गुड डिप्लोमेसी। आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में, खासतौर अरब दुनिया के साथ अपने रिश्ते आपने बढ़ाए हैं। दक्षिण एशिया के बारे में अक्सर ये बोला जाता है और इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। सिर्फ वी गो टू दक्षिण एशिया नहीं, मैं एक जनरल दक्षिण एशिया के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि आपने अपने सारे नेबर्स के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए। पाकिस्तान के साथ तो आपके हरदम ही खराब थे, लेकिन हम उस पर थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन बाकियों के साथ भी आज से 10, 15, 20 वर्ष, आप 30, 40, 50 वर्ष में पीछे चले जाए, आपके कब रिश्ते अच्छे रहे? कहीं ना कहीं पे आपकी प्रॉब्लम्स होती रही। 70 के दशक में आपकी श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम हुई, जब श्रीलंका पाकिस्तान का रास्ता बना ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए। उसके बाद श्रीलंका में 80s के दशक में फिर आपकी प्रॉब्लम्स हुई श्रीलंका के साथ। आपकी बांग्लादेश में जब इरशाद थे या खालिदा जिया थी और वहां से आतंकवाद आता था, आपकी बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम्स थी। नेपाल में आपकी प्रॉब्लम्स हुई जब वहां पर राजा होता था, या जब वहां पर लोकतांत्रिक चीजें भी शुरू हुई, तब भी आपकी प्रॉब्लम हुई। तो आपके उतार चढ़ाव चढ़ते रहता है। उसमें ये कह देना कि आपने सारे अपने नेबर्स के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए, ऐसी बात नहीं है। आपके रिश्ते इनफैक्ट इन मेनी केसेस बेहतर हुए हैं। मिडिल ईस्ट में हुए हैं, यूरोप में भी आपने। अच्छा, एक तरीका ये भी है जो आपको समझना चाहिए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारत अब दुनिया के साथ एंगेज करता है। एक ज़माना मुझे याद है जब हम लोग थोड़े होश में आए कि कैसे खास तौर पर ये गोरे जो थे, दे यूज्ड टू टॉक डाउन टू अस। खास तौर पे मेरी जो मेमोरीज है वो 1990 के दशक की हैं, शुरुआत में, जब भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक लिहाज से टोटली ब्रोकन थी, और उस जमाने में कैसे हमारे साथ बात की जाती थी, और उसकी तुलना अगर आप आज के साथ करें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यूरोप के साथ भी अब जिस तरीके से हम एंगेज करते हैं, कि आप अगर हमारे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रूस के साथ तेल क्यों खरीदते हैं, तो वही तेल आप हमसे खरीदते हैं भाई। ठीक है, आप बचे ही इसलिए हैं कि वो तेल हम खरीद के प्रोसेस करके आपको बेच रहे हैं। तो आप हमको ज्यादा नजरें मत दिखाइए अपनी। ठीक है, अगर हम ये ना करें तो अभी इनकी जो है वो 10 टाइम्स बढ़ी है, शायद अब 100 टाइम्स बढ़ जाए। इंपॉर्टेंट थिंग संजय जी इज कि ये पहले हम शायद इतनी ओपनली फोर्थराइटली नहीं बोलते थे। नेगोशिएशन देखिए, ट्रेड नेगोशिएशंस में अगेन दुनिया में ये माना जाता है, और ये मैं सिर्फ यही नहीं कि मोदी जी आ गए तो इसीलिए होना शुरू हुआ है, उससे पहले भी होता था
कि हमारी जो ट्रेड नेगोशिएशंस होती थी, भारतीय जो नेगोशिएटर्स होते थे, आपकी बिरादरी के लोग या फॉरेन सर्विस के लोग, वो हरदम भारतीय हितों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। कितना कर पाते थे नहीं कर पाते थे वो आपकी राष्ट्रीय क्षमता के ऊपर भी होता था, लेकिन फिर भी एक एक सेंस ऑफ, जैसे आप बोले कमतरी बोल दे, आप उसको इन्फीरियोरिटी बोल दे, आप जो मर्जी बोल दे, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड, वो शायद कहीं ना कहीं पे आ जाता था और आप धक्के में आ जाते थे। लेकिन आप देखिए, अगर आपने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील करनी है तो आपके अपने इश्यूज हैं, आप वो जब तक उस पर नहीं मानते, आप उस पर आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, लेकिन आप गिव एंड टेक, कहाँ गिव एंड टेक होगा, ये नहीं हो सकता कि गिव एंड गिव ही होगा, ये नहीं। तो वो बहुत सारी चीजों में एक बदलाव आया है, एक सेल्फ अश्योरेंस आई है। अब वो सारी की सारी अच्छी नहीं है, आर्टिकुलेशन भी बहुत इम्प्रूव, बहुत बहुत नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। और स्पेशली डॉक्टर जयशंकर जिस तरह से अटैक करते हैं ना, देखिए उसमें देखिए उनका जो विदाउट बीइंग एग्रेसिव, वेरी सुअर, सोफिस्टिकेटेड एंड येट नेवर स्पेयर्स द मैसेज, विच इज, देखिए एक तो ट्रेनिंग है, एक इनहेरिटेंस है। उनके जो पिताजी हैं वो वाज अ ग्रेट मैन, प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर इन इंडिया। खुद मतलब तो एक लेगेसी है, खुद वो जो है एक बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा फॉरेन ऑफिस में, लेकिन साथ ही साथ एक अपना भी क्षमता होती है जो हमको नजर आ रही है। आर्टिकुलेट करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, उसमें कोई माँ बहन की गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती, या वो जो होता है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, जो दिल्ली की सड़कों में होता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन doesn't have to act like Rahul Gandhi every time or like a Pakistani, he doesn't need to do all that. So he's right. That's why I said शुरू में आपसे कहा स्मार्ट गाय। और भारत का पक्ष जिस तरीके से वो रखते हैं, अब उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये भी होती है कि दुनिया शायद भारत के इस रवैये के लिए उतनी तैयार नहीं है जितनी शायद उसको होना चाहिए। एक रिकग्निशन होनी शुरू हो गई है यार कि एक उभरती हुई शक्ति है। अच्छा, उभरती हुई शक्ति, उनके जो आइडिया है ना उभरती हुई शक्ति का, वो उस टाइप की शक्तियां हैं जैसे चीन है, कि जो जाके लोगों के ऊपर या एरियाज के ऊपर कब्जा करती है, एक्सपेंशनिस्ट पावर जो ये खुद रह चुके हैं, या जो चीन टाइप के लोग हैं। हम कभी एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है, कभी थे नहीं, कभी होंगे नहीं। लेकिन एक अपना हम एक जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम में आ रहा है, उसमें शायद हम भी पूरी तरीके से डील नहीं कर पा रहे उसको, और शायद दुनिया वाले भी नहीं कर पा रहे। तो एज अ रिजल्ट एक बात कही थी डॉक्टर जयशंकर ने, दैट वी वर यूज्ड टू पंचिंग बिलो आवर वेट। एग्जैक्ट, नाउ मेबी वी आर ट्राइंग टू पंच अकॉर्डिंग टू आवर वेट। उससे ही लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और उसमें हमारे यहाँ पर भी इंटरनली भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें हमको ये बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने वेट से ज्यादा पंच करिए, ठीक है। और विदेश में लोगों को ये लगता है कि यार तो कब से ये सब कुछ करने लग गए भाई, तुम्हारी तो ये औकात नहीं है। तो बोथ साइड्स हैव टू एडजस्ट टू ये जो नई रियलिटी आ रही है, एवरीबडी हैज टू एडजस्ट टू इट, और वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। और मेरा मानना ये है, प्रमाण ढूंढने को आदमी ढूंढ भी सकता है, लेकिन मेरा एक बिलीफ है, मानना ये है कि बहुत सारे जिस तरीके का दुष्प्रचार हुआ है, खासतौर वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जिस तरीके की इंटरफेरेंस और मेडलिंग हुई है भारत की राजनीति में, जिस तरीके के उनके एनजीओज ने आके यहाँ पर गंद फैलाया है, उसका एक रीजन ये भी है कि यार ये बहुत ज्यादा फुदक रहे हैं, जरा इनको थोड़ा नीचे लगाओ। ये क्या समझते हैं अपने आप को? तो ये डेमो इनके यहाँ पर वो जो राइट विंग वाले हैं, लिपेन वगैरह, या स्वीडन में या बाकी जगहों पे वो जीत जाए तो वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी नहीं होती, हमारे यहाँ पर होती है। इनके यहाँ पर
अगर जो आपके प्रिंसिपल एडवर्सरी है उसके ऊपर आप फर्जी केस लगाए, जो ट्रम्प के ऊपर लगाए हैं, उसको आप 85 केस में फंसाए, उसको आप कन्विक्ट कर दें, वो इंटिमिडेशन ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, हमारे यहाँ पर है। ठीक है, उनके यहाँ पर आप तमाम जो आपका मीडिया है वो बाइडेन साहब को बोले यार इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल तो आदमी नहीं है, जबकि आपको नजर आ रहा है कि वो डिमेंशिया से सफर कर रहा है आदमी, तो गोदी मीडिया नहीं है, यहाँ पर है। तो ये आई डोंट बिलीव कि इट इज इनोसेंट, कि इग्नोरेंस है या इनोसेंस है। ये ना तो इग्नोरेंस है ना इनोसेंस है, ये डेलिबरेट है। और ये इनको और इनका जो मीडिया है ये तो हमको मालूम है कि कैसे एम्बेडेड रहता है इनके डीप स्टेट के साथ, तो वो उंगल करते रहते हैं ये इकोनॉमिस्ट वाले या ये जितने हैं, और उसमें जो भारतीय कुली हैं जो बाहर काम करते हैं वो इनकी बड़ी मदद करते हैं। तो वो एक इन्होंने बनाया हुआ है विच हैज बीन डैमेजिंग फॉर अस। लेकिन यू नो इफ यू आर गोइंग टू ये तो होगा वेस्टर्न बिग टेक, बट सी वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे या अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे तो उस तरफ से ये रवैया आपकी तरफ आएगा। सो यू नीड टू लर्न टू टेक इट इन योर स्ट्राइड, लेकिन कोई पुशबैक भी करने की ज़रूरत है। पुशबैक शायद हमने उस लेवल पे नहीं किया जो शायद हमारे को करना चाहिए था, लेकिन ये जो लोग नीतियां बनाते हैं वो आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड के कितना कहाँ पर धक्का देने की ज़रूरत है। आइए चलिए पड़ोसियों पर चलते हैं, और आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है फेवरेट, माय फेवरेट कंट्री, योर फेवरेट पाकिस्तान, उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान जब से भारत ने उससे बात करनी बंद की है, तड़प रहे हैं, तड़प रहा है, बुरी तरह से तड़प रहा है। यू थिंक दिस इज वन सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव? देखिए पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जो इरिटेशन होती है ना वो ये है कि यार व्हाई इजंट इंडिया थिंकिंग हम रेलेवेंट है? हम अभी भी रेलेवेंट है बॉस, आई एम रेलेवेंट। आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं रेलेवेंट नहीं हूँ? अब इंडिया बोलता है यार आप तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं। अच्छा, वो बहुत खुश हुए, और मुझे लगता है बिल्कुल मोदी जी और अमित शाह जी वगैरह इन सब ने ना एक यहाँ से भंड मारी जब ये पाकिस्तान 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 अपने उस पर करते रहे चुनाव प्रचार में। कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, उस पर कोई फायदा नहीं होता उसका। और जब भी इन्होंने ये किया है तो इनको वो ही हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ कभी भी, लेकिन करते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन पाकिस्तानी बड़े खुश हुए कि हम अभी भी रेलेवेंट है भारत के लिए। देखिए हमारा नाम ये लेते हैं यार। आप दिल्ली की सड़कों में जाके किसी से पूछ ले, वो पाकिस्तान को 4 गाली जरूर देगा, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं है पाकिस्तान। वो गाली इसलिए देगा, अब तो क्रिकेट में भी नहीं रहा। मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये गाली इसलिए वो देगा बिकॉज जिस तरीके की हरकतें इन्होंने हमारे साथ की है, जिस तरीके का आतंकवाद, जिस तरीके का कत्लेआम इन्होंने भारत में फैलाया है, और अभी भी करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को इंजर्ड इनोसेंट, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। हम तो हरदम अमन और चैन चाहते हैं, हम तो भारत के साथ पीस चाहते हैं। तुमने कब पीस किया भाई? तुम एक चीज अच्छी बताओ ना जो तुमने की है कभी। तो ये जो सेंस ऑफ इररिलेवेंस हो गया है ना, वो उनको बहुत खटकती है कि आप कैसे कुछ कर सकते हैं हमसे बिना पूछे। अब और मैं ये मानता हूं कि एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की वो ये रही है कि यार हमने जो करना हम करेंगे विदाउट रेफरेंस टू, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट यू अबाउट। और फ्रैंकली मैं तो मानता हूं कि वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इनका रेलेवेंस, इनका न्यूसेंस वैल्यू जरूर है, रेलेवेंस नहीं है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो है, जो मैंने नोट की है कि ये पहले 2019 से पहले जब भारत ने ये डिसाइड किया, मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, तो उसको इन्होंने बिल्कुल फर्मली दे मेड इट ए कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर पॉलिसी। उस समय तक तो बहुत कि भाई बात करनी चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने कुल्हाड़ी पे खुद ही पैर मारा
जब आर्टिकल 370 के बाद कहा कि जब तक आप 370 नहीं हटाएंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल आई एग्री भाई। आपने ओवरशूट कर दिया ना, आपको करना नहीं चाहिए था। देखिए उस समय भी ये था, और उसके बाद खैर एक बैक, देखिए एक ये होता है कि हम आपसे बातचीत नहीं करें, एक होता है कि हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखेंगे, वो जरूरी होता है। वो आपकी घनिष्ठ शत्रुता भी हो तब भी जरूरी होता है कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और वो था जो एक बैक चैनल वगैरह पे ये एंगेज कर रहे थे। उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी डेवलप हो रही थी, बट वो बड़े एक अपने किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी, कोई ये नहीं था कि कोई बड़ा ग्रैंड बार्गेन या कुछ इस टाइप का होना है। ऑल्दो बहुत सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि वो जी मोदी जी आने वाले थे, वो फिर 9 दिन या 10 दिन हिंगलाज माता के मंदिर में रुकते, फिर इस्लामाबाद आते। मैंने बोला यार मोदी जैसा आदमी तो ये है, वो साला कहीं पे वो 3 घंटे से ज्यादा रुकता नहीं है भाई, वो गया काम किया वापस आ गया। वो चुनाव प्रचार पे जाते हैं, कभी कहीं पे रात रुके हैं वो जाते हैं, सुबह 4 मीटिंग्स की, शाम में वापस काम किया, अगले दिन दोबारा शुरू। वो तो विदेश भी जाते हैं। विदेश जाते हैं तो वो अपना दिन में 20 मीटिंग करते हैं, 2 दिन रहे, फिर तीसरे देश चले गए, फिर चौथे देश चले गए, और फिर मतलब एक बारी में जाएंगे तो 3-4 कंट्रीज कवर करके आएंगे। वो कहीं पे जाके 9 दिन बैठे रहेंगे। उनका ये कहने को होगा कि नवरात्र यहाँ बिताएंगे यार। पता नहीं क्या था उनका, और फिर आके वो कोई ग्रैंड बार्गेन होगा, मैं तो नहीं मानता कि इस टाइप का कुछ भी था। ये उनके यहाँ पर कुछ पट्टी बढ़ाई होगी लोगों को, लेकिन एक कम्युनिकेशन था कि ठीक है यार अगर कुछ होता है तो देखिए एक और प्रैग्मेटिज्म तो है मोदी में भी, और मोदी सरकार में जो एक, अब मोदी सरकार बोले या प्रधानमंत्री जी को ही बोले, एक प्रैग्मेटिज्म है कि अगर कोई एक अच्छी चीज की डील मिल रही है तो मात्र इसलिए कि मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं है मैं उसको खारिज नहीं करूंगा, आई विल टेक द डील। देखिए मतलब और ये हमारे को तब से नजर आता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले ये जितने पश्चिमी देश थे इन्होंने एक लिहाज से इनको ऑस्ट्रेसाइज किया हुआ था, और बिल्कुल गलत कारणों से किया था, लेकिन किया हुआ था, और दैट वाज क्वाइट एन इंसल्ट व्हिच दे वर गिवन टू हिम। लेकिन भारत के हित से कि आप एक एंगेजमेंट रखें, तो आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वो कभी भी उन्होंने उस चीज को एक इशू नहीं बनाया कि आपने, जब मैं ऑपोजिशन में था तो आपने मेरे साथ एक बड़ा शैबी ट्रीटमेंट आपने दिया था, उसको कभी इशू नहीं बनने दिया। और ये मेरे ख्याल दिस इज इट्स अ साइन ऑफ ग्रेटनेस कि आपने अपना जो व्यक्तिगत आपका जो एक वो प्रॉब्लम इशू था उसको आपने राष्ट्र हित में आपने उसको नजरअंदाज किया, और आपने राष्ट्र हित के ऊपर ज्यादा आपने तवज्जो दी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वालिटी। ये चीज शायद पाकिस्तान के ऊपर भी लागू हो जाए, लेकिन क्या पाकिस्तान वो तैयार है एक ग्रैंड बार्गेन के लिए? वो उसका कोई मेरे ख्याल हमारे को कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है, एक तो ये समझते हैं कि यार अच्छा ये जो एक इलेक्शन में एक सेटबैक, मैं तो मानता हूँ कि एक सेटबैक हुआ है कि भाई आप एज एन अलायंस आप 350 पे थे, एज एन अलायंस अब आप 290-295 पे आ गए, तो एक सेटबैक तो है। मतलब कि आप ना मानना चाहे तो ना माने, लेकिन नजर आ रहा है वो तो है, ठीक है ना, इट इज डेफिनेट सेटबैक। तो आपने 63 सीट्स खुद की लूज की। एग्जैक्टली। तो अब इशू ये है कि ये समझते हैं कि इन्होंने इसलिए लूज की हमारे करके, और अब क्योंकि इनको ये सेटबैक हुआ है तो शायद अब ये पाकिस्तान की तरफ रीजनेबल हो जाएंगे। क्यों? उसका क्या तल्लक क्या है? कोई तो वो कोई समझाए ना उनको। वो आया तो खुद में पोजीशन रहेंगे। आई एम कमिंग बैक टू दैट सेम जो शुरुआत था कि नाउ वी बिकम मोर रेलेवेंट फॉर इंडिया। हाउ डू बिकम मोर रेलेवेंट? भाई आपकी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है? नहीं, आपकी इकोनॉमी और खड्डे में घूम रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फिर ये ले आए हैं, एक बैंकर को ले आए हैं, और वो बैंकर समझता है कि देश जो है वो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको उस तरीके से चला सकता हूँ, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी है मेरे को। उससे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके आए जिसने समझा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है, बिजनेस की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को मैं मैच कर दूंगा तो बात चल जाएगी। भाई आपको प्रॉपर अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, आपको आइडिया ही नहीं है कैसे ठीक करना है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था खड्डे में है, सिक्योरिटी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब जो
सुनने में आ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके लोगों ने कहा है कि दिन में सरकार जैसी भी है उसका राज चलता है, रात में तालिबान का राज चलता है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर तालिबान का वर्चस्व है। लिबरेटेड जोन उस लिहाज से नहीं है, लेकिन उनकी तूती बोलती है। मुझे तो बताया लोगों ने कि एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स आर बैक। हर सरकारी ठेके के ऊपर वो कमीशन लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मैं ये नहीं कह रहा भाई, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि भाई अगर हमने कुछ किया नहीं तो चंद महीनों के अंदर अंदर ये बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये तो इस्लामिक एमिरेट बन जाएंगे। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। 40% बॉल पार्क एस्टिमेट कि कोई 40% एरिया ऐसा है केपी और बलूचिस्तान का जिस पे इनकी रिट नहीं चल रही। और वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले घबराते हैं बहुत सारे एरियाज में अंदर घुसते हुए, क्योंकि एम्बुशेस और अटैक्स और ये सब कुछ हो रहा है। तो हालात बहुत खराब है। तो सिक्योरिटी वाइज खराब है, इकोनॉमी वाइज खराब है, पॉलिटिकली आप यू आर नॉट इन चार्ज। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर शहबाज शरीफ की जो सरकार है ये 1 साल ना चल सके, मतलब ये साल ना पूरा कर पाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि बहुत लोगों को अचंबा होता, हो सकता है चले जाए, लेकिन मुझे कोई अचंबा नहीं होगा कि अगर ये दिसंबर से पहले पहले गिर जाए, क्योंकि जिस तरीके के इन्होंने बजट पेश किया है, जिस तरीके के इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, जिस तरीके के इनके इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स जो है वो बढ़ गए हैं। ऑन एन एवरेज जैसे जो नॉर्मल घर है जिसमें 700-800 यूनिट 1000 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाती है, अगर आपके घर में 1 या 2 एसी लगे हुए हैं, फ्रिज है, टीवी है, ये सब कुछ है, तो 1000 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा, राइट। अगर आप उसका पर यूनिट का कॉस्ट आप कम से कम पहले 70 रुपए के करीब था, अब शायद और बढ़ के 80-85 रुपए के करीब हो गया पर यूनिट क्योंकि उस पर टैक्स वैक्स लगता है। बिकॉज ओवर 700 रुपीज 700 यूनिट, द बेस कॉस्ट इज अबाउट 50 रुपीज अ यूनिट, ठीक है। फिर उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, उसके ऊपर लेवीज लगती है। अभी तो सब मिला के पीओके में तो इसी पे हो गया था। वहां पर अगर आप 8 रुपए का दे रहे हो तो दूसरे कहीं से तो पूरा करोगे ना। तो अगर आप मेरे को बताए ना संजय जी, आपको अगर 75 या 80 रुपए की बिजली खरीदनी पड़ेगी, मेरे और आपके जैसे बंदे के बैंड बच जाएगा। तो कैन यू इमेजिन समबडी, तो हमारा 20 ही रुपये होगा यार। अगर मेरा 20 रुपए 25 रुपए भी हो जाए ना मेरा आज, मेरा बैंड बच जाएगा। अभी तो 8 रुपए है शायद, यहाँ कितना 7-7.5 के करीब, ठीक है। बट अगर मेरा 25 हो जाए, विच इज 3 times मोर, आई कांट अफोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, आई कांट। एट 25 रुपीज एसी तो नहीं चल सकता किसी हालत में, सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो हम छोटे वाले बल्ब जलाएंगे, वो एलईडी वाले छोटे, वो तो हम अभी भी चलाते हैं, लेकिन वो अच्छा आप वो 0 वाट वाले वो इतने वाले होते हैं। लेकिन हालात बहुत खराब हो गए हैं, ठीक है। और उसका एक राजनीतिक असर भी पड़ेगा। फौज की चलती नहीं है। मैं कल ही देख रहा था, जो फौज की हालत खराब है क्या? राशन नहीं मिलता है क्या? फौज को सब कुछ मिलता है भाई। वही जो हम पहले बात कर रहे थे, ये पेंशन वाला, भारत में पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान की रियासत है ना। जब पाकिस्तान में देखिए, एक तो पाकिस्तानी अपने आप को इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मीडिया, कोई ये नहीं बोलता पाकिस्तान की फौज, सब ये बोलते हैं रियासत। क्या बोलेगी रियासत? मतलब फौज। तो बेसिकली एवरीबडी एक्सेप्ट कि द स्टेट इज द आर्मी इज द स्टेट, बाकी सब ऐसे फुद्दू खाते में है, ठीक है ना। तो अगर सब फुद्दू खाते में है तो फिर वही वाला हिसाब हो रहा है। तो फौज के पास सब कुछ है, लेकिन फौज की चलती नहीं है। जो एक लेजिटिमेसी होती है फौज की, वो भी एक चैलेंज हो गई। इमरान खान ने खत्म कर दी। वही मैं बोल रहा हूँ, एक राजनीतिक जो हालात पैदा हो रहे हैं वो ऐसे। अच्छा, ये भी नहीं कि इमरान के पास कोई सोल्यूशन है, वो भी एक नंबर का अहमक है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज द पब्लिक सपोर्ट्स हिम। सो हालात बद से बदतर है। अब ऐसे हालात में आप ही एक्सपेक्ट करें, या भारत में तो कुछ लोग बोलेंगे कि यही टाइम है बात करने का, लेकिन ना तो उनके पल्ले कुछ है आपको देने के लिए, ना वो कोई ग्रैंड बार्गेन में आ सकते हैं। ग्रैंड बार्गेन में भी आएंगे तो उसको कोई गारंटी नहीं है कि उसको कोई ऑब्जर्व करेगा। देखिए, हमारे यहाँ पर एक धारणा है कि देखिए पाकिस्तान में
फौज से बात कर लीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप फौज से बात कर लीजिए। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाजवा से बात करते हैं और बाजवा आपको कुछ अश्योरेंस देता है, वो अश्योरेंस तभी तक है जब तक बाजवा चीफ है। जैसे ही बाजवा निकलता है और आसिम मुनीर आता है, वो अपना सिक्का जमाना चाहता है, तो वो बाजवा की जो भी कुछ कमिटमेंट्स है, ही इज नॉट बाउंड बाय इट। तो फौज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज नॉट रिकंसाइल्ड टू द रियलिटी ऑफ इंडिया। भाई जब तक फौज एक इदारे के तौर पर भारत का जो रियलिटी है, भारत का जो अस्तित्व है, उसको पहचाने ना, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। फौज में तो आज तक वो ब्रिगेडियर एसके मलिक के कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पढ़ाते हैं। नहीं, वो जो मर्जी करे, तो वो उनका डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन थोड़ी बदल गया। सो जब तक वो नहीं होता तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फौज आपके साथ जो भी आपके साथ मुआहदा करेगी? मुशर्रफ ने जो आपको प्रॉमिस किया वो तभी तक था जब तक मुशर्रफ था गद्दी पे। जैसे ही वो गया तो मुंबई वाले हमले हुए, कियानी ने करवाए, ठीक है ना। आसिम मुनीर वाज आईएसआई चीफ जब पुलवामा में हमला हुआ। देखिए, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में कुरान के हिसाब से एनी ट्रीटी विद द इनफिडल इज ओनली अ टेम्पररी थिंग, is only there till you are in an advantage. जैसे ही आप advantage में डिसएडवांटेज। when you are in an advantage, you are free to flout. you are free to flout it. बस वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का जो कुरान में दी हुई है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो इस्लामिक हिस्ट्री में आती है, उसको बोलते हैं। आपके यासिर अराफात ने यही किया था। तो यासिर अराफात जब ये ट्रीटी बट संजय जी, प्रॉब्लम हमारे में कंप्लीट कर लूँ, इजिप्ट और इसराइल की ट्रीटी को जब उसने एसेंट दी थी तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया था। तो उसने खड़े होकर सिर्फ एक शब्द बोला था, हुदैबिया। सब समझ गए, सब समझ गए कि हम बेवकूफ बना रहे हैं। मुशर्रफ ने क्या बोला था जब 9/11 के बाद, जब उसने तालिबान को डंप किया और अमरीकियों के साथ गया, उसने भी यही बोला था, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से हमारे को सबक लेना चाहिए। ठीक है, अगेन मेरी प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जो उनको करना है, वो जो उनका धर्म है। मेरी प्रॉब्लम मेरे लोगों के साथ है कि आप इतने बड़े अहमक हो, आप इतने जाहिल हो, आपको इतने, यू आर सो इग्नोरेंट कि आपको यही नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। आप हर एक को ये समझते हो कि यार ये गुड फेथ में आ रहा है। वो नहीं आ रहा भाई गुड फेथ में आपके साथ। तो यहां पर ये जो लेवल ऑफ इग्नोरेंस है ना, ये मुझे नहीं समझ आता कि यार आप क्यों नहीं देख रहे जो रियलिटी है। वाई आर यू नॉट लुकिंग एट इट? अच्छा, फिर हम ढूंढते रहते हैं लोगों को, यार नवाज शरीफ बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए, यार नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी होगा। उसके पल्ले क्या है? जब वो प्रधानमंत्री था और ताकतवर तरीन प्रधानमंत्री था, तब उसके पल्ले कुछ नहीं था। तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? पाकिस्तान में मुझे लगता है किसी के भी पल्ले कुछ नहीं हो। अब नहीं है। देखिए, एक जमाना था कि फौज बहुत कुछ कंट्रोल कर लेती थी। अभी भी एक लिहाज से उन्होंने एक पर्दादारी है, एक इंप्रेशन ये है कि फौज अभी भी ऑल पावरफुल है। लेकिन मुझे जो माय ओन एनालिसिस इज कि फौज की जो पावर है वो बहुत सिग्निफिकेंटली पेयर डाउन हो गई है। क्योंकि देखिए, ये पावर जो होती है ना, एक होती है कि आपके पास हथियार है तो आप मतलब किसी से भी कुछ भी करवा लो, वो तो शायद अभी भी है। एक होती है एक मॉरल लेजिटिमेट पावर, जिसमें सब लोग मान लेते हैं कि यार ठीक है, बंदूक तो है संजय जी के पास, लेकिन संजय जी जो कह रहे हैं यार आदमी भी अच्छे हैं, वैसे बढ़िया, ठीक है यार, मतलब कि ठीक ही करेंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे। बेनेवोलेंट डिस्पॉट। जब जैसे ही मुझे ये लगे यार संजय जी तो एक नंबर के हरामी, उतनी इजाजत देगा नहीं, लेकिन अगर आप वो है, ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है यार, तो बंदूक मेरे को दिखा रहे हो तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन जिस दिन मेरे को मौका मिला ना, उस दिन मैं भी आपको फिर दिखाऊंगा जो लॉस्ट मॉरल लेजिटिमेसी। और वो जो एक होता है ना, एक अनस्पोकन सेंस कि यार नहीं, दिस इज अ लेजिटिमेट थिंग, इस पे हमको कोई उंगल नहीं उठानी, वो नहीं रहा। दैट इज अ बिग। ये बताएं आप, लास्ट क्वेश्चन, भारत के इंटरेस्ट पे क्या है? यूनाइटेड पाकिस्तान
पाकिस्तान ब्रोकन इनटू 4-5? यार ये ब्रोकन इनटू 4-5 कहाँ से आया? कि मैं हर बार ये सुनता हूँ पाकिस्तान ब्रोकन इनटू, व्हाई नॉट इनटू 40? लेट इट बी अ बिगिनिंग. नहीं, ये देखिए, व्हेन थिंग्स ब्रेक, अगर आप ये ग्लास पानी का है, ये टूटा, तो आप ये नहीं बोल सकते ये 2 हिस्सों में टूटेगा. फिर ये इम्प्लोड करेगा. इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, फिर यू कांट से, राइट? सो सी, दिस इज द डिलेमा. एज एन इंडियन, फॉर मी द डिलेमा इज, पाकिस्तान अगर समृद्ध होता है, सुरक्षित होता है, एक लिहाज से स्थिर होता है, तो भी मेरी नाक में दम करेगा. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो आज तक चल ही रहा है. ठीक है ना? अच्छा, अगर वो तितर बितर हो जाता है तो मैं कैसे संभालूंगा भाई? या तो ये हो ना कि एक 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का देश है, चलो यार मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा, यू नो, कुछ कर लूंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो. 25 करोड़ का देश है, मेरे बॉर्डर पे लगा हुआ, मेरे से यहां तो संभलता नहीं है बंगाल, मैं ये कैसे संभालूंगा? और क्या होगा? कब तक मैं, कहां पर मैं जाके संभाल? या तो आप नादिर शाही या चंगेज खान वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करें, वो तो आप शायद नहीं कर पाएंगे. वैसे भी आज भी कोई भी घुसपैठिया आता है तो गोली मारते सीधे उसको. या वो एक दो आता है ना, 1-2 को तो मार सकते हो, 15-20 को भी मार सकते हो, 100-150 को भी मार सकते हो. अगर 10,000 आना शुरू हो जाए, 1 लाख आना शुरू हो जाए, किसको मारोगे? कितनों को मारोगे? तो या तो फिर आप मेरे को ये बोले कि मैं चंगेज खान और नादिर शाह वाला काम करूंगा. औकात है? नहीं हो पाएगा. ठीक है, दैट इज वन प्रॉब्लम. द अदर प्रॉब्लम इज कि दुनिया भर में भी वो फैलेगी बात, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड सोल्यूशन. तीसरा ये है कि जिस तरीके से कमजोर, पिटा हुआ, बैंकरप्ट, अंदर के कलह में फंसा हुआ, अफगानिस्तान के साथ झगड़े में फंसा हुआ, लेकिन जो अभी है ये थोड़ा सा और हो जाए, लेकिन ऐसा ही रहे. आइडियल है, लेकिन वो रहेगा नहीं ना ऐसे. वो इनडेफिनिट सिचुएशन तो नहीं है ना. वो साल, 2 साल, 5 साल रह सकता है. उसके बाद या वो उभरेगा या वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तो अगर उभर गया तो फिर वो पहले वाला समृद्ध, सुरक्षित पाकिस्तान जो अभी नाक में दम करेगा, और अगर खत्म हो गया तो फिर वो दूसरे वाला. तो कोई एज अ पॉलिसी मेकर, दिस इज अ नाइटमेरिश सिचुएशन. अच्छा, ये अननोन मैन कौन है? भाई अगर नोन होते मेरे को तो फिर अननोन नहीं होते ना. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. अटकलें बड़ी है, लेकिन सी, जो लोग मारे गए हैं उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे यू नो मॉडल सिटीजन काइंड. हो सकता है पाकिस्तान के लिए मॉडल सिटीजन हो, लेकिन सारे के सारे थे तो दहशतगर्द, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट टाइप, इस टाइप के. लेकिन उसमें से अधिकतर का कोई ना कोई इंडिया कनेक्शन रहा है. नहीं, बेशक होगा, इंडिया कनेक्शन भी होगा, लेकिन उनका लोकल कनेक्शन भी थे ना कई सालों के. अब सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, आपसी रंजिश है, कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई खुफिया एजेंसियों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट की लिंक रखी है, जो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है. तो वो जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है ये वाली, वो जो कह रही है, वो सब क्या यार? अब वो भी कौन है औरत? मैंने तो पहली बार ही उसका नाम सुना है. वो बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, लेकिन उसके अगर आप पूरी चीजें सुने, उसमें बहुत झोल है. हाउ डज शी नो कि $10 मिलियन ही है? केवल $10 मिलियन में इतना काम हो जाता है क्या? 10 मिलियन तो फिर तो भाई कमाल हो गया. मैंने कर लेना चाहिए था. अच्छा, so it doesn't make sense, you know. और मुल्ला याकूब जो है, वो देखिए वो भी कैसे इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए. नहीं संजय जी, देखिए उसने भी ना यही काम किया है. अच्छा, ये अगर हम वहां करवा सकते तो हम यहाँ क्यों नहीं करवा सकते?
यहाँ पर भी तो इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं, ये यहाँ पर भी करवा लो, यहाँ तो और सस्ते में हो जाएगा, ठीक है। तब सो इट डजंट ऐड अप, और बहुत सारी उसकी जो चीजें हैं वो बहुत सारे झोल हैं। अब अगर आप एक चीज मानना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई एक्चुअली हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनमें जेम्स बॉन्ड और तमाम इस तरीके के वो जेसन बोर्न टाइप के लोग हैं, वो बेबी वाला जो था ना, बेबी और एजेंट ऑपरेशन बेबी, एजेंट विनोद या जेसन बोर्न टाइप के लोग हैं जो जाके बस, अगर आप मानना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ये सुनना, आपको बहुत तसल्ली मिलती है। लेकिन प्योरली इफ यू आर डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस देन but a lot of things don't add up. So basically unknown people are unknown. जब तक they don't get known, they remain unknown. let them remain unknown. But अच्छा डिस्कशन हो जाता है। Even as unknown people, they're doing very good work. Let us appreciate the unknown gunmen. धरती का बोझ कम करते जा रहे हैं। Cheers for the unknown gunmen. जी, आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमको बुलाने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।